बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइज़ फाइनली आज हम एक सीरीज़ शुरू करने लगे हैं लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के ऊपर, जिसका नाम मैंने इस सीरीज़ को दिया है परिंदा बेफ़िक्र। ठीक है? इस सीरीज़ के अंदर जिस तरह मैंने लास्ट ईयर थर्ड ईयर में वीडियोज़ बनाई थी ना, लॉन्ग लॉन्ग वीडियो, और जिसने कुछ भी नहीं ना पढ़ा हुआ, तो वो एटलीस्ट एक दफ़ा वीडियोज़ को देख ले तो मुझ जैसा जो नालायक है ना, वो भी कुछ ना कुछ कर ही लेगा ना। ठीक है? मेरी दुआ है कि मैं मैक्सिमम अपनी एफ़र्ट दे के जो है ना, वो जितना मुझ नालायक को आता है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। ठीक है? बाकी आप खुद मुझसे ज़्यादा लायक हैं। सबसे पहले मैंने क्लिनिकल ऑप्थेल्मोलॉजी को डिस्कस करना है। ठीक है? और साथ मेरे कुछ 1947 वाले ये नोट्स पड़े हुए थे। मैंने कहा चलिए यहाँ से क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है? जिसके अंदर हम थोड़े टाइम के अंदर मैक्सिमम पोर्शन कवर कर लें। जिसको ज़्यादा जल्दी है वो वीडियो की स्पीड इंक्रीज़ करके इसको देख सकता है। ठीक है? और अगर वीडियो ब्लर आ रही है तो वीडियो की सेटिंग के ऊपर जाके मैंने मैक्सिमम रेज़ोल्यूशन के ऊपर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो वहाँ पे अपनी वीडियो की सेटिंग को इंक्रीज़ कर लीजिएगा ताकि आपके पास वीडियो क्लियर आए। ठीक है? उससे पहले आपके लिए एक सबक था कि जो लोग प्रॉफ दे रहे हैं उनके लिए ड्राई फ्रूट बहुत ज़रूरी है प्रॉफ डेज़ के अंदर। मैं इसके ऊपर बाकायदा वीडियो बनाएँगे। अब लोग कमेंट करेंगे कि डॉक्टर अफ़ान कैसर को कॉपी कर रहा है। बिल्कुल मैं कर रहा हूँ कॉपी, लेकिन ये बिलीव मी बहुत ज़रूरी है आपकी नर्व की माइलिनेशन के अंदर। इसके अंदर बता दूँ, ये कुछ गुड़ है, ये कुछ अखरोट है, कुछ ये खजूरें हैं और कुछ चने हैं। प्रोटीन हो गया, आपके पास फैटी एसिड्स हो गए, फिर आपके पास जो है ना शुगर का कंटेंट पूरा है, तो आपका प्रॉफ में ईज़ी हेल्प हो जाती है मेरे ख़्याल में। ठीक? शुरू करते हैं अपनी वीडियो। बाकी चाय अपने साथ रख लीजिएगा। आई के अंदर जो है ना वो सबसे पहले शुरू हम करेंगे कि आई का काम क्या है। कुछ मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईज़ी-ईज़ी हैं बातें। मैं एंड पे आपको बताऊँगा कि ये मेरे पास एक पास्ट पेपर की बुक थी, मैंने खुद रीड करके देखी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, ठीक है? इसके अंदर क्लिनिकल सिनेरियो पिक करने का आपको तरीका बताऊँगा, ठीक है? जिस तरह डिस्चार्ज ऑफ फोरिकल कंजक्टिवा, मतलब यूँ 1 सेकंड के अंदर आपके किस तरह पिक कर सकते हैं, वो मैंने कुछ ये रीड करके देखे हैं। तो मैंने कहा चलो यहाँ से भी ना कुछ एंड पे लेक्चर के एंड के ऊपर हम इसको रिवाइज़ कर लेंगे। आई का बेसिकली काम क्या है? वीएन है, रिकॉग्निशन है, फॉरेन बॉडी जो है ना उसे प्रोटेक्शन करना, और कॉस्मेटिकली आपकी खूबसूरत सी आई, बड़ी-बड़ी आँखें, और कुछ गर्ल्स जो है ना इसके ऊपर पता नहीं क्या-क्या वो आर्टिफ़िशियल भी लगा के कुछ लेंस लगा लेती हैं और कुछ आई लैशेज़ भी लगा लिया करती हैं। बेसिकली आई का वॉल्यूम जो है ना वो 6 एमएल होता है। ये एक दफ़ा मैंने एमसीक्यूज़ देखा था किसी नीट के आई थिंक एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है? बेसिकली आई जो है ना उसका 6 एमएल, मतलब छक्का मारा और आँख गेंद गेंद के जो है ना आँख के ऊपर जाके लगी, तो सिक्सर लगा है आँख के ऊपर। 6 एमएल अब नहीं भूलेगा। और ये किसके अंदर सस्पेंडेड है? जो आपकी खोपड़ी है उसके अंदर जो 30 एमएल का डायामीटर है ना, ठीक है, 30 एमएल, उसके अंदर जो है ना वो बेसिकली एक छोटी-सी आँख 6 एमएल की जो है ना वो आपकी ये सस्पेंडेड है। ठीक है? अब इसको जो है ना आई बाल को कवर किया हुआ है कैप्सूल के ज़रिए, ठीक है? और कुछ लिगामेंट्स हैं जिन्हें हम कहते हैं लॉकवर्ट्स लिगामेंट, ठीक? बाकी ये एक्सेसरी स्ट्रक्चर कौन-कौन सी होती हैं आई की? आँख के गिर्द आपको क्या-क्या मसल मिलेगा? एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल मिल जाएँगे, ठीक है? 6 मसल जो आपने पढ़ा होगा, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, लैटरल रेक्टस, सुपीरियर ओब्लिक और इंफीरियर ओब्लिक, ये तो आपको पता ही है। फिर कुछ फैट्स का कंटेंट होता है। फिर आपके पास आई लेड्स होती हैं, ठीक है? आँख के ऊपर एक वो पर्दा सा जो ऊपर-नीचे हो रहा है आपका, ठीक है? आई लेड्स होता है जिसके ऊपर वो लड़कियाँ अमूमन वो ब्लशन वगैरह का क्या लगाती हैं, ठीक है? फिर आई ब्रोज़ हैं, आँख के बिल्कुल ऊपर यहाँ पे जो वो आईब्रो पेंसिल भी लगाया करती हैं काले रंग की। फिर आई लैशेज़ हैं, मतलब आँख के जो बाल हैं, ठीक है? जिन्हें वो अमूमन जो है ना वो आर्टिफ़िशियल आजकल मैंने देखे हैं वो बहुत-बहुत लंबे जो है ना वो गर्ल्स करके बैठी होती हैं, जिसे हम आई लैशेज़ कहते हैं। ठीक है? फिर हमारे पास लैक्रिमल ग्लैंड्स होता है। अब हमारे पास मतलब कि इसने लैक्रिमल ग्लैंड का बेसिकली मकसद क्या है? यहाँ से टेयर की प्रोडक्शन करना। ये अगर आपकी आँख है ना, ठीक है? तो यहाँ पे करके एक लैक्रिमल ग्लैंड होती है, यहाँ से आपके आँसू आते हैं, यहाँ पे आपके पास नाक की तरफ लैक्रिमल अपरेटस सारा होता है, आगे वो आ रहा है सारा टॉपिक मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। ठीक? अब वो कह रहा है कि लेयर्स ऑफ आई बाल कितनी है? आपकी आँख की जो है ना वो 3 लेयर्स हैं हमारे पास। एक हमारे पास होती है आउटर, एक होती है मिडल और एक हमारे पास होती है इनर। ठीक? जो हमारे पास होती है ना आउटर लेयर, वो हमारे पास हार्ड और फाइब्रस होती है। मिडल लेयर हमारे पास वेस्कुलर लेयर होता है जिसे हम कहते हैं यूवियल ट्रैक, और ये भी एक एमसीक्यूज था कि यूवियल ट्रैक जो है ना वो कौन सी लेयर में होता है, तो आपके कहने में ये हमारे पास मीडियल लेयर में है। जबकि इनर बिल्कुल लेयर जो होती है ना वो हमारे पास कौन सी होती है? वो हमारे पास होगी रेटिना की लेयर। ठीक? तो सबसे पहले आउटर, फिर मिडल, फिर इनर हो गया। इनर रेटिना,
दरमियान वाली वेस्कुलर लेयर जिसे हम यूवियल ट्रैक के साथ नोन करते हैं, और सबसे आखिर वाली जो हमारे पास है वो हार्ड और फाइब्रस होती है जिसने आई की प्रॉपर प्रोटेक्शन करनी है। अब जो हार्ड और फाइब्रस बिल्कुल आउटर वाली लेयर है ना, उसके 3 पार्ट्स हैं, ट्रांसपेरेंट कॉर्निया, वाइट सक्लेरा और हमारे पास लिम्बस। मतलब आप यूँ करके आते हैं ना आँख की स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो सबसे बाहर जो होता है ना हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ट्रांसपेरेंट सक्लेरा होगा, ठीक है। सक्लेरा जहाँ पे आएगा, यहाँ पे आगे पे 1/6 के ऊपर हमारे पास कॉर्निया, जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं इस एरिया को हम लिम्बस कहते हैं। तो आउटर लेयर में 3 लेयर आ गई, ट्रांसपेरेंट कॉर्निया, वाइट सक्लेरा, सफ़ेद रंग का सक्लेरा पीछे से आ रहा था, आगे आके वो कॉर्निया बन गया, और फिर जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं वो हमारे पास लिम्बस जंक्शन हो गया, ठीक है। अब आँख के ऊपर आपको एक सफ़ेद सा पानी सा नज़र आ रहा होता है ना, ठीक है, उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, वो बेसिकली हमारे पास ट्रांसपेरेंट कॉर्निया होता है। तो बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ आई जो आपको सफ़ेद पानी नज़र आ रही है, यहाँ तो मैं ब्लैक से बना रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये देखो, पीछे सारा सक्लेरा था, आगे आके यहाँ पे लिम्बस, लिम्बस से आगे ये सारे का सारा कॉर्निया आपका मिल जाता है, ठीक है। तो कॉर्निया बेसिकली यही चीज़ होती है, जब आप आंखों में लाइटें मारते हैं तो आपको एक सफ़ेद सी जो है ना वो चमकती हुई चीज़, मतलब ट्रांसपेरेंट सी पानी की तरह चमकती हुई चीज़ नज़र आती है, ये हमारे पास होती है। लेटरल व्यू में बेसिकली क्या होगा हमारे पास, कि वो कह रहा है कि हमारे पास एक यहाँ पे लेटरल व्यू में दिखा रहा हूँ, ये पीछे सारा सक्लेरा, ये हमारे पास कॉर्निया, जहाँ पे मिल रहा है वो लिम्बस आ गया हमारे पास, ठीक है। और पीछे यहाँ से हमारे पास वो ऑप्टिक डिस्क और ऑप्टिक नर्व ट्रैक सारे का सारा होता है एक हार्ड एंड फास्ट रूल में। हार्ड लेयर में बेसिकली क्या है, एंटीरियर 1/6 को हमने कह दिया, ठीक है, मतलब पूरी आउटर लेयर थी ना जिसको हमने हार्ड और फाइब्रस लेयर कहा था, इसको वो कह रहा है कि एंटीरियर 1/6 जो होता है ना वो कॉर्निया होता है। ये एक एमसीक्यू था, एंटीरियर 1/6 ऑफ हार्ड लेयर इज कॉर्निया, ये वाला इंटीरियर 1/6। बाकी 5th 6 जो रह गया पीछे वाला एरिया वो हमारे पास क्या होगा, सक्लेरा, ठीक है, और जंक्शन हमारे पास लिम्बस हो गया। अब सक्लेरा की बात कर लेते हैं, यानी ये जो आँख के बिल्कुल पीछे वाली साइड पे कॉर्निया से पीछे जो लिम्बस से पीछे सारे एरिया जा रहे हैं ना, इसके बारे में बात करते हैं। तो सक्लेरा बेसिकली कह रहा है पोस्टीरियर 5th 6 पोर्शन ऑफ द फाइब्रस लेयर है, ठीक है। अगेन कह रहा हूँ, फाइब्रस फाइब्रस दरमियान वाली वेस्कुलर होती है, आखिर वाली हार्ड और फाइब्रस होती है, फाइबर से बनी होगी ताकि मजबूत फाइबर हो ना, ठीक। अब वो कह रहा है कि हमारे पास लिम्बस से हमारे पास ऑप्टिक नर्व तक, यहाँ से लिम्बस से शुरू हो जा और ऑप्टिक नर्व ट्रैक तक, यहाँ तक जितनी भी लेयर है ये हमारे पास सक्लेरा की लेयर है, ठीक है। ये बेसिकली इसका फंक्शन क्या है सक्लेरा का, एक तो आँख की शेप को मेंटेन करना है, अंदर जो भी आँख का मटेरियल है, विट्रस ह्यूमर है, एक्वस ह्यूमर है, वो उसको लेके चलना और आँख की शेप बेसिकली मेंटेन करना। और साथ में यहाँ पे जो है ना आपके एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल जो है ना आके अटैच होते हैं, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर सुपीरियर ओब्लिक, इंफीरियर ओब्लिक, मीडियल रेक्टस, लैटरल रेक्टस, ठीक है। वो सारे के सारे हमारे पास 6 जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल है ना वो यहाँ पे इस सक्लेरा के, खूबसूरत सक्लेरा के ऊपर आके इंटर, जो मैंने ये येलो कलर से बनाया हुआ है, ईजी हो गया। अब हम चलते हैं, थिनेस्ट पार्ट ऑफ दी सक्लेरा कौन सा है। ये एक एमसीक्यूज मैंने देखा था पास्ट पेपर के अंदर कि थिनेस्ट पार्ट ऑफ दी सक्लेरा कौन सा है, तो बिहाइंड दी रेक्टस मसल जो है ना वो हमारे पास थिनेस्ट पार्ट ऑफ दी सक्लेरा जो है ना वो हमारे पास फाउंड होता है। इन सिंपल वर्ड, जहाँ पे आपका लिम्बस है ना, बिल्कुल लिम्बस के बिल्कुल थोड़ा सा जना पीछे यहाँ तक करके ना, यहाँ पे करके यहीं पे, ठीक है, जिसको मैंने ब्लैक नहीं किया, यहाँ पे लिम्बस के बिल्कुल पीछे ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये थिनेस होता है, जहाँ पे जो ये आके मिल रहे होते हैं आपस में, यहीं पे आपके एक्स्ट्रा मसल मिल रहे होते हैं, तो यहीं पे करके आपका थिनेस पार्ट होता है, ठीक है। वो कह रहा है कि हमारे पास क्लिनिकली बहुत से लोगों में ना रेक्टस मसल की पैरालिसिस हो जाती है, ठीक है। तो हम जब सूचरिंग करते हैं तो अमूमन सक्लेरा को डैमेज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि जो रेक्टस मसल होते हैं, अगर इन रेक्टस मसल की जो है ना वो पैरालिसिस हो जाए, जब हम डॉक्टर साहब क्या करते हैं, इसकी सूचरिंग कर रहे होते हैं, सूचरिंग के दौरान कुछ ना कुछ इस थिनेस पार्ट के ऊपर लग जाती है चीज़, ठीक है, शार्प कोई नाइफ या नीडल वगैरह लग गई अगर थिनेस पार्ट ऑफ दी सक्लेरा के ऊपर, तो हमने उस सक्लेरा को भी डैमेज कर देना होता है। ईजी होगी, इसी वजह से बताया कि कौन सा हमारे पास थिनेस पार्ट है जहाँ पे डॉक्टर को बहुत एहतियात करनी पड़ती है। फिर अब थिकेस्ट पार्ट क्या सा होगा, जहाँ पे ऑप्टिक नर्व इमर्ज कर रही है, तो ये यहाँ से नर्व, मोटी सारी नर्व आ रही है ना, तो ये वाला सारा पार्ट जो है ना हमारे पास थिकेस्ट पार्ट होगा। यहाँ पे जिस तरह मर्जी का लो, इंजरी के चांसेस कम है, यहाँ पे थिनेस्ट पार्ट में इंजरी के चांसेस ज़्यादा है। ईजी हो गया। अब लेयर ऑफ सक्लेरा के बारे में करते हैं, और उसके बाद मतलब मैं पूरी आई को निचोड़ूँ ना, तो हमारे पास जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उसके एमसीक्यूज हैं वो मैंने पहले लिख दिए हैं, उसके बाद हम प्रॉपर टॉपिक पे आ जा रहे हैं। लेयर ऑफ सक्लेरा में हमारे पास 3 लेयर होती हैं बेसिकली, एपिसेक्लेरल, स्ट्रोमर और लिम्बस लैमिनस फुस्का, ठीक है। तो बेसिकली 3 लेयर है, कुछ बुक्स के अंदर एंडोथीलियम भी ऐड कर दी गई है, लेकिन एपिसेक्लेरल मेन जो है, फिर स्ट्रोमल है और हमारे पास है लैमिना फुस्का, ठीक है, लैमिना FUSCA, ठीक है, FUSCA फुस्का। तो ये हमारे पास 3 लेयर होती हैं। सक्लेरा बेसिकली वाइट क्यों है,
बेसिकली वाइट होने की एक बड़ी वजह है, मैंने कहा कि ये हमारे पास फाइब्रस लेयर थी ना, ठीक है, तो वहाँ पे जो है ना इरेगुलर अरेंजमेंट कलर की होती हैं, वो टफ लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास वो वाइटिश वाइटिश ही नज़र आती है। कॉर्निया की बात करते हैं, जो हमारे पास था एंटीरियर 1/6 पोर्शन जो है ना वो आई का, एंटीरियर 1/6 ऑफ द आई बाल हो गया, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट क्यू है, ये इसकी बड़ी वजह, वाई कॉर्निया इज इतना वो पानी की तरह आपको ट्रांसपेरेंट नज़र आता है, ठीक है। आपने कहना है सर इसके अंदर जो है ना बेसिकली हमारे पास स्ट्रोमल कोलेजन फाइबर होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास बहुत ही टाइटली अरेंज होती हैं, ठीक है। अब जब वो बहुत ज़्यादा टाइट अरेंज होंगे ना, ठीक है, तो इनके अंदर जैसे लाइट पास नहीं करेगी, जब लाइट पास नहीं करेगी तो ये कोई रंग नहीं देंगे और ये हमारे पास ट्रांसपेरेंट नज़र आएंगे, इन सिंपल वर्ड, ठीक है। एक बड़ी वजह क्या होगी, हमारे पास कोलेजन फाइबर रेगुलरली और टाइटली पैक्ड है, रेगुलरली और टाइटली पैक्ड है, बिल्कुल इस तरह कॉर्निया के ऊपर। फिर वहाँ पे एक्सेसिव हाइड्रेशन है, क्योंकि हमने कहा ऊपर लैक्रिमल ग्लैंड है जिसने हमारे पास सारी सेक्रीशन फेंकनी है यहाँ पे आँख के ऊपर, तो वहाँ से एक्सेसिव हाइड्रेशन, यहाँ पे पानी पानी सारा फैल गया। फिर सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप है, ठीक है, Na और K यहाँ पे सोडियम और पोटाशियम एटीपीएस पंप, एटीपीएस चैनल सॉरी, ठीक है, वो होते हैं। तो वो बेसिकली हमारे पास ये इस सारे को मिलकर वो ट्रांसपेरेंट कर देती हैं, और जब लाइट पड़ती है तो वो बिल्कुल हमें सफ़ेद पानी की तरह होता है। एक्सेसिव हाइड्रेशन और हमारे पास रेगुलरली टाइटली पैक, और हमारे पास सोडियम पोटाशियम, ये एक MCQ था कि कौन से चैनल आपके पास दिख जाते हैं, वो हमारे पास सोडियम पोटाशियम है, जो मसल के अंदर भी मोस्टली थे ना, ठीक है। अच्छा, एक जगह पे लिखा हुआ है कॉर्निया के बारे में प्रोलेट सेफीराइडल भी, जिसको हम कॉर्निया कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये सेंटर से जो है ना वो बेसिकली स्टीपर होता है, ठीक है, मतलब सेंटर से कर्व हो रहा है और साइडों से ही फिर जाके फ्लैट होता है, ठीक है, इस वजह से इसका नाम प्रोलेट लिखा हुआ है। ये भी कभी कभार एग्जामिनर अगर पूछते हैं तो हमारे पास बताना कि ये हमारे पास सेंटर से कर्व होता है, इस वजह से इसको प्रोलेट कहते हैं, और साइडों से ये हमारे पास फ्लैटन होने शुरू कर देता है, यूं ही करके होगा ना, यूं करके, ठीक है, तो वहाँ पर ये स्ट्रक्चर बता दे रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि कॉर्निया की कर्वेचर जो है ना, ठीक है, क्योंकि यू करके, अब इस कर्वेचर को मापने के लिए भी कोई आला होता है ना, ठीक है, तो इस आले को हम कहते हैं केराटोमीटर। देखो कॉर्निया का जहाँ भी आएगा ना तो के हमेशा याद रखना है, केराटाइटिस अगर कॉर्निया की इन्फ्लामेशन होगी, तो हमारे पास कॉर्निया के कर्वेचर को मापने के लिए के से शुरू होता है केराटोमीटर, और इस टेक्निक को हम कहते हैं केराटोमीट्री। तो एक दफ़ा 0.5 मार्क्स का व्हाट इज़ केराटोमीट्री, तो केराटाइटिस से याद कर लो कॉर्निया, कॉर्निया से उसकी जो है ना वो कर्वेचर याद कर लो, ठीक है। इसे हम कहते हैं कि केराटो मतलब एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है हमारे पास कॉर्निया। अब ठीक है, लेयर ऑफ कॉर्निया कौन सी है, तो इसके लिए एक निमोनिक है ABCDE। तो लेयर ऑफ कॉर्निया कौन सी है, एपिथेलियल, बोवेंस लेयर, ए से एक एपिथेलियम E A फर्ज कर लो एक, ठीक है, एपिथेलियम, B से बोवेंस लेयर, C से कोलेजन, D से डेस्मेंट और E से एंडोथेलियम। एपिथेलियम, बोवेंट, कोलेजन, डेस्मेंट और एंडोथेलियम, आपके पास सारी की सारी लेयर कंप्लीट होगी। और ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पास्ट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, नम्स के अंदर भी था और UHS के अंदर भी किसी दौर में था। सेंटर ऑफ द कॉर्निया जो है ना वो थिनेस्ट है और साइडों पे थिकेस्ट है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो सेंटर है ना ये बिल्कुल थिन है और जो साइडें हैं ये थिक हैं। क्यों सेंटर थिन है, ताकि अल्लाह पाक ने कहा कि यहाँ से आराम से लाइट पास कर जाए थिन से पोर्शन के अंदर से। तो अब याद रखना कि सेंटर थिनेस्ट और हमारे पास साइडें थिकेस्ट होती हैं आपके पास। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास इस थिकनेस की मेजरमेंट के लिए, अभी हमने किया था कि कर्वेचर की मेजरमेंट के लिए हमारे पास क्या था, केराटोमीटर था। अगर अब इसकी मैं थिकनेस मापूं कि कितनी मोटाई कितनी है, तो इसके लिए हमारे पास जो अपरेटस है ना वो हम कहते हैं पैकीमेट्री, ठीक है। तो पैकीमेट्री पी के से याद कर लो, पी से पैकीमेट्री, के से हमारे पास होता है कि थिकनेस में के आ रहा है ना, तो पैकीमेट्री में हमारे पास थिकनेस, ये बड़ा कंफ्यूज करता है हमेशा। कर्वेचर के लिए केराटोमीटर, थिकनेस के लिए पैकीमेट्री। जब हम पैक करते हैं किसी चीज़ को तो वो मोटी हो जाती है ना, ठीक है, एक मोटा सा पैकेट बन जाता है, तो इस वजह से कर लें कि इसको हमने पैकीमेट्री कहा हुआ है। अब ये MCQs बार बार तंग करेगा आपको, आपने ये कन्फ्यूजन नहीं करनी। फॉर कर्वेचर केराटोमेट्री, फॉर थिकनेस, थिकनेस में के आ रहा है तो हमारे पास पैकीमेट्री में भी के आ रहा है, मैंने तो यूँ याद किया हुआ था, बाकी आप देख लेना। कॉर्निया की इंपॉर्टेंस देख लो थोड़ी सी, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट है, जारी बात है, और हमारे पास ये बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द आई है। यहाँ से एक तो लाइट पास करेगी और साथ में वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के तौर पे एक्ट कर रहा है ये कॉर्निया हमारे पास। पीछे भी नो डाउट स्ट्रक्चर है लेकिन कॉर्निया भी अपनी रिफ्रैक्टिव पावर शो करता है, ठीक है, आपने ये फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा। अब 43 डायोप्टर्स जो है ना बेसिकली हमारे पास
वो कॉर्निया देता है। टोटल आई की मोर और लेस 60 डायोप्टर जो है ना रिफ्रैक्टिव पावर होती है, इंडेक्स होता है, ठीक है। उसमें से वो कह रहा है कि 43 डायोप्टर जो है ना ये कॉर्निया ने देना है। तो हमारे स्टैंड अप के अंदर ये क्वेश्चन था कि मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव जो हमारे पास है ना पावर किसकी है, तो हमारे पास थी बेसिकली कॉर्निया की बात, ठीक है। इसके बाद फिर वो पीछे लेंस आते थे, लेंस ने अपनी रिफ्लेक्शन और लेंस की ऑलमोस्ट 19 डायोप्टर होती है, ठीक है। तो कॉर्निया की ये हमारे पास 43 और लेंस हमारे पास 19 डायोप्टर का होगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास तो आँख को मैक्सिमम किसने रिफ्रैक्टिव पावर प्रोड्यूस दी? कॉर्निया ने। 70% कॉर्निया ने और 30% जो है ना बाकी वो लेंस देता है। बंदे को लगता है लेंस ही हर चीज़ काम कर रहा है, लेकिन नहीं, आपकी आँख के बिल्कुल सामने वाला स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव पावर दे रहा है आपकी आई को, वो कि 70% है, ठीक है। और नंबर सेकंड पे कॉर्निया बिल्कुल पानी की तरह नज़र आ रहा है। आपको कहीं वेसल नज़र आई? नहीं। तो ये एक एमसीक्यूज़ है, कॉर्निया इज़ एवेस्कुलर, नो ब्लड सप्लाई, नो ब्लड वेसल आपको कभी नहीं दिखेगी कॉर्निया के ऊपर। अगर दिख रही है तो वो कोई अबनॉर्मैलिटी है, ठीक है। अब अगर जो वहाँ पे वेसल नहीं है, तो ये हैरानी की बात है कि वहाँ पे फिर वो जो चीज़ें हैं, सोडियम पोटेशियम पंप आ गया, फिर हमने कहा कि वहाँ पे हाइड्रेशन हो रही है, तो वहाँ पे न्यूट्रिशन कैसे आ गई? आया कि क्या, कहाँ से न्यूट्रिशन आ गई? तो वो हम देखते हैं। कॉर्निया को हमेशा हमेशा ग्लूकोज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है, और ऑक्सीजन की। जिस तरह हमें जो इंसानों को ऑक्सीजन और चीनी की ज़रूरत है ना, ठीक है, तो इसको भी ग्लूकोज़ और ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऑक्सीजन 3 तरफ से आ रही है। एक हमारे पास होता है पीछे एक्वस ह्यूमर, फिर टेयर फिल्म और फिर एटमॉस्फेरिक। अब मैं बताता हूँ कैसे होता है। देखो, ये कॉर्निया है ना, बाहर से हवा लग रही है, ठीक है, आप बाइक पे जाते हैं, आपकी आँखों में हवा पड़ रही है ना, या आप अमूमन रनिंग करते हैं सुबह-सुबह, ठीक है, पीटी करते हैं, तो आपके अंदर क्या होता है, आँख के ऊपर जो हवा लगती है, वहीं से जो है ना वो कॉर्निया अपनी ऑक्सीजन कुछ ना कुछ जज़्ब कर लेता है। फिर कॉर्निया के पीछे हमारे पास यहाँ पे लेंस होता है, लेंस के आगे जो होता है हमारे पास एक्वस ह्यूमर होता है, पीछे हमारे पास विट्रस ह्यूमर था, आगे हमारे पास होता है एक्वस ह्यूमर। तो एक्वस ह्यूमर से कुछ ना कुछ पानी डिफ्यूज़ कर के इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देता है। नंबर थर्ड पे हमारे पास ऊपर जो का था एक ग्लैंड था जिसे हम कह रहे थे लैक्रिमल ग्लैंड, उसने अपनी टीयर प्रोडक्शन प्रोड्यूस की, तो टीयर से कुछ ना कुछ उसने अपने न्यूट्रिएंट्स ले लिए। तो 3 सोर्स हो गए हमारे पास ऑक्सीजन के, फ्रॉम एक्वस ह्यूमर पीछे से, टीयर फिल्म जो उसके ऊपर आंसू की एक फिल्म बनी, और हमारे पास जो हम बाहर हवा से उसका कॉन्टैक्ट हो रहा है आई का, वहाँ से। चीनी कहाँ से लेगा? चीनी सारी की सारी उसने एक्वस ह्यूमर से लेनी है, जो कि हमारे पास डिफ्यूजन के ज़रिए यहाँ से एक्वस ह्यूमर जितना भी पड़ा हुआ है ना लेंस के आगे एक्वस ह्यूमर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आयरस होता है और यहाँ पे आगे एक्वस ह्यूमर हो गया, तो एक्वस ह्यूमर से सारे का सारा जो है ना इसने हमारे पास चीनी ले लेनी है, मतलब डिफ्यूजन के ज़रिए डिफ्यूज़ होती रहेगी थोड़ी-थोड़ी चीनी, ग्लूकोज़। चीनी को मैं ग्लूकोज़ कह रहा हूँ ना, ठीक है। वो ईज़ी आवाज़ में। अब हमारे पास नर्व सप्लाई ऑफ कॉर्निया है। सी से कॉर्निया है, सी से हमारे पास है क्रेनियल नर्व। अब क्रेनियल नर्व कौन-सी होगी? ऑप्थेल्मिक ब्रांच जो है ना उसकी। बेसिकली ऑप्थेल्मिक की कौन-कौन सी ब्रांचेज़ थी? एक फ्रंटल थी, एक लैक्रिमल थी और एक हमारे पास थी नेज़ोसिलरी, ठीक है? तो नेज़ोसिलरी, अब देखो ना, ट्राइजेमिनल जो हमारे पास थी ना, ठीक है? उसकी ब्रांच हमारे पास थी ऑप्थेल्मिक, ठीक है? तो ऑप्थेल्मिक से हमारे पास फर्दर थी लैक्रिमल, फ्रंटल और नेज़ोसिलरी। तो नेज़ोसिलरी की जो सेंसरी सप्लाई है ना, वो हमारे पास बेसिकली कॉर्निया को सप्लाई कर रही है, ठीक? अगर किसी को नहीं ना याद कि ट्राइजेमिनल नर्व का थोड़ा-सा, तो ये देखो, यहाँ से हमने किसी दौर में सेकंड ईयर में हमने किया था कि हमारे पास ट्राइजेमिनल नर्व थी, यहाँ पे आगे वो ऑप्थेल्मिक ज़ोन में दे रही थी, मैक्सिलरी ज़ोन में दे रही थी और फिर मैंडिबुलर ज़ोन में दे रही थी। इस तरह हम डायग्राम बनाया करते थे, ये ऐसे यूक्यूज़ भी आया करता था ना, ठीक है? तो यहाँ पे देख लो, ठीक है? इसको ज़हन में रख लो, ट्राइजेमिनल की फिर ऑप्थेल्मिक ब्रांच जो है ना, ये देख रहा है आँख के पास आ रही है। तो यहीं से फिर आपके पास इसकी नेज़ोसिलरी, नाक और सिलरी के साथ याद कर लो एनसी, ठीक है? तो एनसी जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो कॉर्निया को सप्लाई कर रही है। फिर होल बॉडी जो है ना वो हमारे पास कह रहा है, पूरी आपकी इंसान की बॉडी जो है ना, तो सबसे सेंसिटिव नर्व एंडिंग कहाँ पे आपको नज़र आएगी? तो वो आपको कॉर्निया के ऊपर नज़र आती है। सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जो चीज़ है ना वो सेंसरी सप्लाई की, वो हमारे पास कॉर्निया की होती है। अब आ जाते हैं लिम्बस। पीछे हमारे पास था स्क्लेरा, आगे कॉर्निया, जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, मिलाप हो रहा है, यहाँ पे एक जो जंक्शन मार रहे हैं इसे हम लिम्बस कह रहे हैं। तो जंक्शन बिटवीन स्क्लेरा और कॉर्निया को हम लिम्बस कहते हैं। ये हमारे पास 2 mm जो है ना वो डिस्टेंस के ऊपर होता है। लिम्बस वो पॉइंट है जहाँ पे कॉर्नियल स्टेम सेल पाए जाते हैं, ठीक है? देखो ना, हर एक के चीज़ के पास रिज़र्वायर होती है ना, ठीक है? कि मतलब उसने बैंकों में पैसे रखे हुए हैं, यूँ कह लें। तो इसके बाद हमारे पास लिम्बस के पास बहुत से हमारे पास कॉर्नियल स्टेम सेल है, जो कि रीजनरेशन, खुदा ना ख़ास्ता अगर कॉर्निया को कुछ मसला हो भी जाए, तो यहाँ से रिज़र्व जो स्टेम सेल है ना, वो आके भी इसको भी रिप्लेस कर देते हैं,
ठीक है, तो यहाँ से भी और यहाँ से भी, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, स्टेम सेल्स होंगे। तो कोई पूछ ले लिम्बस का क्या काम है, एक तो ये जंक्शन है, नंबर सेकंड पे यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे क्या चीज़ है, स्टेम सेल्स हैं जो कि हमारे पास रीजनरेशन करवाएंगे। अगर खुदा न खास्ता लिम्बस डैमेज हो गया तो हमारे पास कॉर्निया जो है ना इसकी रीजनरेशन नहीं हो पाएगी और हमारे पास रीजनरेटिव पावर जो है ना वो हमारे पास आई की लॉस हो जाएगी ड्यू टू एसिड अटैक या बर्न। अमूमन ये जो ख़वातीन के ऊपर जो है ना वो जाते जाते महबूबा के ऊपर उसने एसिड फेंक दिया, मोस्टली आंखें जल जाती हैं। तो लिम्बस अगर जल गया तो समझो उसकी जो है ना वो रीजनरेटिव पावर लॉस हो गई है लिम्बस की। अब कॉर्निया अगर डैमेज हो जाता है तो दोबारा रीजनरेट नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये एसिडिक बर्न या किसी केमिकल बर्न की वजह से हो जाता है, ठीक है। ज़्यादातर लोग जो आर्टिफिशियल लेंस पहनते हैं ना, देखो ना गर्ल्स क्या करती हैं जी, खूबसूरत दिखने के लिए, अपने जानू को खूबसूरत दिखाने के लिए यहाँ पे लेंस रखा उंगली पे और यहाँ पे लगा दिया। तो लेंस अगर टेढ़ा लग गया, खुदा ना खास्ता यहाँ पे आगे उसका लेंस का कट यहाँ पे लग गया, तो ये तो लिम्बस डैमेज हो गया। तो लिम्बस जब डैमेज होगा तो हमारे पास क्या होगा, वो इरिटेशन, इन्फेक्शन, कभी कभार तो लेंस फट भी जाता है अगर हल्के लेंस यूज़ कर रही हैं कुछ गर्ल्स, ठीक है। तो वो लेंस फट गया तो बस उसकी आंखें फिर वो फ़ौरन भागती हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास, सर ये हमारे लेंस फट गए हैं, तो ये तो वो। एनीवेज, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करता है जब आपका लिम्बस जो है ना वो डैमेज हो जाता है, ठीक है। अब उसने जनाब सपोज करे खातून थी, उसके लेंस मारा यहाँ पे और उसका लिम्बस डैमेज हो गया, तो उसकी क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा, इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इवन अल्सरेशन जिसे हम केराटाइटिस कहते हैं। फिर न्यूवेस्कुलर, वहाँ पे नई वेसल आना शुरू हो जाएंगी, ठीक। फिर हमारे पास कंजक्टिवाइटिस, जो ऊपर कंजक्टाइवा है वो भी साथ इन्फेक्शन के साथ इन्वॉल्व होगा, आगे कंजक्टाइवा आ रहा है तो वो भी इन्फेक्शन होकर कंजक्टिवाइटिस होगा। इसको हमने कंफर्म किस तरह करना होता है, साइटोलॉजी के जरिए। मतलब कि वो स्पेसिमेन लेके जो है ना वो हम क्या देखते हैं, अगर कॉर्निया में वगैरह के गोबलेट सेल दिख जाए, ठीक है। नॉर्मली कॉर्निया के ऊपर हमने कहा था कि ए वेस्कुलर है, यहाँ पे कोई इस तरह का सीन नहीं होता, लेकिन अगर आप जब साइटोलॉजी करते हैं वो सेल की स्टडी करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको अगर गोबलेट सेल दिख जाए तो इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पे खूबसूरत सा लिम्बस वो डैमेज करके आई हुई है लड़की, तो यहीं पे हमारे पास गोबलेट सेल होती है, ठीक है। अब आई बाल के ऊपर जो है ना हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं और उसके बाद हम प्रॉपर चैप्टर के ऊपर कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके जी, अभी तक हमने आई बाल की आउटर लेयर को सिर्फ हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं दिखा दूँ आपको तो हमने आउटर लेयर के अंदर क्या क्या चीज़ें थी, कॉर्निया, स्क्लेरा और लिम्बस। अभी तक हमने सिर्फ ये आउटर लेयर को डिस्कस कर लिया। अब मैं करता हूँ मिडल लेयर को, फिर हम जाएंगे इनर लेयर की तरफ, ठीक है। तो मिडल लेयर हमने कहा था वेस्कुलर लेयर है और ये किसके साथ रिलेटेड होता है, हमारे पास जो हमारा यूवियल ट्रैक है, ठीक है। यूवियल लेयर बेसिकली क्या करती है, सप्लाई करती है ब्लड। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि 3 कंपोनेंट्स आपको नजर आ रही है, ये देखो बाहर वाली हमने ये जो पिंक से मैंने बनाई है ये हमने सारी डिस्कस कर ली, ये हमारे पास स्क्लेरा था, लिम्बस था और आगे कॉर्निया था, ये खत्म होगी। अब अंदर वाली लेयर पे आ जाओ, सेकंड लेयर जिसे हम कह रहे हैं कि ये फाइब्रस लेयर है और इसको कोराइड भी हमारे हमारे पास होती है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास वेसल सारी की सारी नजर आती हैं। देखो सबसे पहले आपको आयरस यहाँ पे नजर आएगा, यहाँ पे आपको जो ना 2 रस्सियाँ ऐसी लटकती हुई नजर आती हैं, ठीक है, मैं याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे जो है ना 2 रस्सियाँ सी ये नीले रंग की आपको नजर आ रही है, ये हमारे पास है आयरस। आइरिस के बिल्कुल पीछे आपको ये जो मैंने बनाया हुआ है एक ट्रायंगुलर शेप सा, ठीक है, ये वाली चीज़, ये हमारे पास है बेसिकली सिल्वरी बॉडी, ठीक है। और हमारे पास सिल्वरी बॉडी के बिल्कुल पीछे ये जो मैंने बनाया हुआ है माल्टा कलर का, ये हमारे पास है कोराइड, जिसके अंदर एक्चुअल ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है, जिसने हमारे पास नीचे जो इनर लेयर रखी रेटिना की उसको सप्लाई करनी होती है, ठीक है। तो हमारे पास फिर यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे विट्रस ह्यूमर होता है, यहाँ पे कह लें कि एक ग्लोब सा बना हुआ विट्रस ह्यूमर, और यहाँ पे ये लेंस आ गया, लेंस के बिल्कुल आगे दोनों आइरिस के दरमियान जो फासला होता है इसे क्या कहते हैं, प्यूपल कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, दोनों आइरिस के दरमियान फासला प्यूपल है, प्यूपल के बिल्कुल आगे जो हमारे पास फ्लूइड होगा ये हमारे पास एक्वस है। तो लेंस के आगे एक्वस, पीछे हमारे पास विट्रस ह्यूमर, ये बात याद रहेगी। अब हमारे पास वो कह रहा है कि यहाँ पे ये सिल्वरी बॉडी आप देख रहे हैं ना, तो जितना भी आपके पास यहाँ पे लेंस के आगे यहाँ एक्वस ह्यूमर था जिसने आगे कॉर्निया को भी सप्लाई करना था, ठीक है, तो कहाँ से बन रहा है आके, वो ये जो आपके खूबसूरत ट्रायंगुलर अल्लाह पाक ने जो दिए हुए हैं ना सिल्वरी बॉडी, ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या करती हैं, एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन करते हैं, ये बात मैंने बतानी थी यहाँ पे। अब यहाँ पे कह रहा है कि सिल्वरी बॉडी जो है ना इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक हमारे पास होता है फ्रंट वाला जिसे हम कहते हैं पार्स प्लाइकेटा, ठीक है, और जो बैक वाला होता है उसे हम कहते हैं पार्स प्लेना, ठीक है, पार्स प्लाइकेटा और पार्स प्लेना। तो आगे वाला जो हिस्सा ये वाला है ये हमारे पास है तो पार्स प्लाइकेटा, ठीक है, तो आगे वाला पार्स प्लाइकेटा जो पीछे रह जाती है ना
वो हमारे पास होता है पार्स प्लाना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हमने कोई भी विट्रेक्टमी करनी होती है, ठीक है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, इस पार्स प्लाना वाले हिस्से से जाके सिरिंज डालते हैं। क्यों? क्योंकि पार्स प्लाना के ऊपर ऐसा कोई इस तरह की सेंसरी इनर्वेशन या ब्लड सप्लाई नहीं है जो डैमेज करे। अगर वो पार्स प्लाइकेटा आगे वाले हिस्से से नीडल मारेगा तो वो ये सिली बॉडी डैमेज करेगा। तो पार्स प्लेना के बारे में याद रखना कि पार्स प्लेना विट्रेक्टमी आगे पढ़ेंगे, तो अगर ये मैंने विट्रस ह्यूमर खुदा ना खासा निकालना है किसी वजह से, कोई पैथोलॉजी की वजह से, तो मैं इंजेक्शन पार्स प्लेना से दूंगा, ठीक है। पार्स प्लाना से डाल के यहाँ से विट्रस सारे का सारा सक करके फिर यूँ निकाल लूँगा। तो ये इसकी एक इंपॉर्टेंट है जो एग्जामिनर पूछते होती हैं, ठीक है। आयरस जो होता है ना वो बेसिकली क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट और डायलेट करता है जब दूर देखना, ठीक है। यही बताना कि हमारे पास ये आयरस जो रस्सियाँ हैं, जब हमने दूर देखना या नज़दीक देखना, ये कॉन्स्ट्रिक्ट और डायलेट करता है ताकि प्यूपल का साइज़ जो है ना, अगर बहुत तेज़ रोशनी है तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब ये दोनों प्यूपल का साइज़ कम कर देंगे। अगर तो रोशनी कम है तो प्यूपल डायलेट हो जाएगा, अगर वो हमारे पास सारी की सारी इस तरह कर लेते हैं। तो आयरस बेसिकली जो है ना हमारे पास कहते हैं 2 मसल होते हैं, एक हमारे पास है डायलेटर और एक हमारे पास होता है कंस्ट्रिक्टर, ताकि कम और तेज़ रोशनी में हम ईज़िली देख सकें, ठीक है। तो आयरस वो कह रहा है कि एंटीरियर पार्ट ऑफ द सेकंड लेयर के ऊपर हमारे पास बेसिकली एक वैस्कुलर लेयर के तौर पे ये एक्ट कर रहा है, ठीक है। या अब आयरस का काम क्या है? वो कहते हैं ना कि वो सुरीली अँखियों वाला है, सुना है तेरी अँखियों से, वो काम नहीं है। आयरस का काम है कि जो आपकी आँखों को रंग देना, मतलब किसी की ब्लू आइज़ हैं, किसी की ब्लैक आई हैं, किसी की वो ग्रेइश सी आई नज़र आती हैं। तो क्यों नज़र आती हैं? वो बेसिकली यही जो रस्सियाँ लटक रही हैं ना, ठीक है? अब मैंने यहाँ ब्लू बनाई है तो आपको इस बंदे की आँख ब्लू नज़र आएगी, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे ब्लैक से कुछ बना दूँ तो उस बंदे की आँखें ब्लैक नज़र आ जाएँगी। तो बेसिकली आयरस का काम ही यही है, जिस तरह की रस्सी है यूँ याद कर लो, जिस तरह की जो है ना वो रस्सी है, आयरस को मैं रस्सी बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि ये हमारे पास लटक रही है। ठीक है, तो आइरिस का काम बेसिकली क्या है, कलर देना है आई को। ये बड़ा पेट एमसीक्यूज़ है और हमेशा मुझे कंफ्यूज करता है, मैं पीछे कहीं चला जाता था, लेकिन ये हमारे पास लोग अमूमन कॉर्निया को लगाते हैं। कॉर्निया का बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, इसका कोई कलर नहीं होता, सिर्फ आइरिस का कलर होता है जो कि हमारे पास आँख को रंग देगा, ठीक है। नीली आँख है, काली आँख है, वो यही है, ठीक है। बेसिकली वो कह रहे हैं आइरिस इज कॉल्ड द रैम्बो, ये छोड़ो, 2 मसल आइरिस के हमारे पास स्फिंक्टर पेपिल्लाई है और डायलेटर पेपिल्लाई है, ठीक है। अब इसने कंट्रोल क्या करना है, एक तो प्यूपल का डायामीटर और हमारे पास एंट्री ऑफ लाइट। तो हमारे पास ये देखो ना आइरिस यूँ लटक रहा है, ठीक है, इनके दरमियान में जो है ना वो प्यूपल है, यहाँ पे हमारे पास कॉर्निया पीछे से क्लियर है। तो एक तो एंट्री ऑफ लाइट को रोकेगा, नंबर सेकंड पे यहाँ पे दोनों आइरिस के दरमियान जो फासला है उसे प्यूपल कहते हैं, तो प्यूपल का साइज कम या ज़्यादा करेगा, ये इसका काम है। ब्लड सप्लाई क्या है, वो कह रहा है कि हमारे पास मेजर आर्टीरियल सर्कल जो है ना वो हमारे पास जो है ना MAC मैक, ठीक है, वो बेसिकली सप्लाई करती है हमारे पास। इन सिंपल वर्ड, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, सिलरी बॉडी, ठीक है। तो जिस सिलरी बॉडी में हमारे पास एंटीरियर सिलरी आर्टरी है ना, ठीक है, सिलरी बॉडी को भी सप्लाई कर रही है, ये सारे यहाँ से कोराइड लेयर सारी ब्लड सप्लाई के साथ भरी हुई है। यहाँ से वो इसने सीलिया को सप्लाई कर रहा है ना, ठीक है, कुछ ना कुछ सीलिया को जो आर्टरी सप्लाई कर रही है, उसी की एक एंटीरियर ब्रांच जो है ना वो यहाँ पे आके इसको आयरस को सप्लाई कर देगी। तो मैं कह सकता हूँ कि एंटीरियर सिलरी आर्टरी और लॉन्ग पोस्टीरियर सिलरी आर्टरी का नाम आपने याद कर लेना है, ठीक है, सिलरी आर्टरीज का नाम। अच्छा, अमूमन आपने देखा होगा कि जिन लोगों का एंटी टेस्ट होता है ना, वो सारी-सारी रात जाग रहे होते हैं, ठीक है, आँखों पे बड़ा ज़ोर दे रहे होते हैं। तो वो क्या होता है, यहाँ पे जो छोटी-छोटी वेसल होती हैं, वो फट जाती हैं और उसकी आँखों के ऊपर ना वो खून-सा आ जाता है। सुबह-सुबह उठते हैं तो वो कहते हैं कि मामा मेरी आँख पे खून आ गया, ये देखो, वो देखो। वो क्या होता है बेसिकली, वो उसकी एंटीरियर सिलरी आर्टरी जो है ना, वो कहीं न कहीं से रप्चर की जाती है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती है। तो वो सारी रात जागने की वजह से, सुबह कम सोने की वजह से वो उसको रेस्ट नहीं मिलती और वो कहीं न कहीं से लीकेज करके हमारे पास हाइपीमिया करवा देती है, ठीक है। अब यही जो आयरस है ना, इंडिया हमसे बहुत आगे तरक्की कर गया अब, ठीक है। फिर लोग कहते हैं यार आप तो इंडिया की बहुत फेवर करते हो। उन्होंने अपनी इंडिया वालों ने इतनी टेक्नोलॉजी हाई कर ली है ना कि वो अब फिंगरप्रिंट से अब आइरिस के ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं। वो आइरिस स्कैन करते हैं और वो बंदा यूँ स्कैन हो जाता है, ठीक है। उसकी आँखें सामने लेके आते हैं और वो मतलब चलते-चलते बंदे को स्कैन कर लेते हैं। क्या उसके आयरन की ये इसके ऊपर ख़ास पैटर्न होता है हर बंदे का, अल्लाह पाक ने अलग-अलग रखा है। जिस तरह फिंगरप्रिंट्स है ना, इसी तरह आइरिस भी जो है ना वो हर बंदे का अलग है। तो वहाँ पे ख़ास पैटर्न होता है, वो हमारे पास जस्ट लाइक फिंगरप्रिंट वो कहता है कि हमारे पास प्रोवाइड करता है स्कैन को, ठीक है। फिर वो कहता है थिनेस्ट पोर्शन ऑफ आइरिस कौन-सा है? वो पॉइंट जहाँ पे मिलते हैं ना, ठीक है। मतलब जहाँ पे ये मिल रहा है ना, ये वाला थिनेस्ट पोर्शन है, ये इसके डैमेज के बहुत चांसेस है। इस वजह से हम कभी भी सिरिंज विट्रेक्टमी करने के लिए यहाँ से पार्स प्लाइकेटा से कभी नहीं जाते, पार्स प्लाना से हमने जाना होता है, ठीक है। अगर यहाँ से जाएँगे तो हम आइरिस को भी डैमेज कर देंगे। ये एक बात थी, ठीक है।
वो कह रहा है कि हमारे पास जो है ना वो एक डी शेप प्यूपल जो है ना, अगर वो वहाँ पे ये वाला अगर यहाँ पे अगर सिरिंज लग गई है तो हमारे पास जो प्यूपल होगा ना वो हमारे पास एक डी शेप्ड प्यूपल बन जाएगा। ठीक है, आयरस जो है ना वो सेपरेट हो जाएगा फ्रॉम सिली बॉडी से, यहाँ से वो सेपरेट होकर ये आगे की तरफ लुढ़क जाएगा, एक डी शेप आपको स्ट्रक्चर बना देगा। अब वो कह रहा है कि सिलरी बॉडीज़ की बात कर लेते हैं। हमने ये जो ट्रायंगुलर शेप बनाई है ना इसकी बात कर लेते हैं। तो सिलरी बॉडी वो कह रहा है हमारे पास 2 पार्ट्स थे, एक एंटीरियर था जिसे हम पार्स प्लाइकेटा कह रहे थे, पोस्टीरियर वाले को पार्स प्लेना, मतलब पीछे जो है ना वो हर चीज़ प्लेन है। ठीक है, तो प्लेन जो है ना पार्स प्लेना, ये हमेशा कन्फ्यूज़ करता है प्लाइकेटा भी और प्लेना भी। तो प्लाइकेटा आगे, ठीक है, कट्टे को आगे बांध दो, जबकि हमारे पास पीछे जो है ना वो प्लेन हर चीज़ रहेगी। ठीक है, ये आपको मैंने स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। यहाँ से फिर हमारे पास आइरस जो है ना वो यहाँ पे लगा होता है। वो कह रहे हैं हमारे पास सिलरी बॉडी को 2 पोर्शन होते हैं, एंटीरियर फोल्ड, पोस्टीरियर वाला। पोस्टीरियर स्मूथ है, एंटीरियर के ऊपर हमारे पास ये मल्टीपल यूँ करके फोल्ड्स आपको नज़र आते हैं। यहाँ पे करके ना आपको यूँ यूँ करके अगर माइक्रोस्कोपिकली देखें तो आपको फोल्ड नज़र आते हैं। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है, इसने बेसिकली जो हमारे पास आगे एक्वस ह्यूमर यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ था सारे का सारा, तो किसने प्रोड्यूस किया था, ये हमारे पास पार्स प्लाइकेटा, कट्टे ने जो है ना वो कह रहे हैं कि पेशाब कर दिया, वो एक्वस ह्यूमर बन गया। सॉरी फॉर दैट, लेकिन ये कह रहे हैं कि कट्टे ने जो पेशाब किया और वो सारा इंटीरियर एक्वस ह्यूमर जो है ना इसने बना दिया, तो वो वही आँख के ऊपर है। तो मैंने यहाँ इस तरह याद किया था। फिर लोग कहते हैं डर्टी माइंड, कुछ भी नहीं। फ्यू मसल जो है ना वो हमारे पास यहाँ पे होते हैं, और वो कह रहा है कि हमारे पास ये अकोमोडेशन के अंदर हम करते हैं, ये तो हमें पता ही है। पार्स प्लेना का क्या फ़ायदा है, हमने जब विट्रेक्टमी करना है, विटस ह्यूमर तक जाना है ना, तो हम बेहतरीन जगह है इंजेक्शन के लिए है। ठीक है, यहाँ से हम क्या कहते हैं, इंजेक्शन हम पास करते हैं और हमारे पास एंट्री होती है विटस ह्यूमर में। यही बात कर रहे हैं, अगर हमें विटस ह्यूमर तक पहुँचना है तो पार्स प्लेना के अंदर से नीडल डालो, यहाँ से यूँ करके यूँ डालो ये नीडल। ठीक है, कभी भी यहाँ से डाली तो आपने बंदे को आपके ऊपर केस हो जाना, मैं बता रहा हूँ, अगर आपको पकड़ेगा तो। कोराइड की बात कर लेते हैं। ये जो मैंने आप पिंक माल्टे रंग की लेयर बनाई है ना, ये वाली कोराइड, ये भी मिडल लेयर की हम बात चला रहे हैं। ठीक है, जिनको नहीं पता वो यहाँ से रिवाइज करें थोड़ा सा, हम मिडल लेयर की बात कर रहे हैं, यूवियल ट्रैक की लेयर की बात कर रहे हैं अभी। तो कोराइड वो कह रहा है जस्ट लाइक कोरियन, जिस तरह का प्लेसेंटा था ना, आपने एम्ब्रियोलॉजी के अंदर पढ़ा था कोरियन। ठीक है, उसी तरह वो कह रहा है कि ये हमारे पास होती है जस्ट लाइक प्लेसेंटा, और पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द मिडल लेयर है। मिडल लेयर की, ये हमारे पास सारी मिडल लेयर चल रही है। मिडल लेयर की अगर पोस्टीरियर पोर्शन की बात करूँ तो वो हमारे पास कोराइड आ जाती है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास 85% जो ब्लड सप्लाई है ना आई को, वो इस कोराइड से जाती है। ये माल्टा रंग की जो है ना, इसने 85% ब्लड सप्लाई लेके आनी है आँख की तरफ, इतनी इंपॉर्टेंस है इसकी कोराइड की। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा, 85 बहुत ज़्यादा है। तो इस कोराइडल लेयर का हमारे पास मोस्ट वेस्कुलर पोर्शन ऑफ आई अगर आपके पास एमसीक्यूज में आ जाए तो आपने हमेशा कोराइड को टिक करना है। इजी हो गया, फोकस को क्या हो गया यार। ठीक है, अब वो कह रहे हैं हमारे पास ये इस एक जहाँ पे ब्लड सप्लाई होगी वहाँ पे हमारे पास न्यूट्रिशन आएगी, ऑक्सीजन पहुँचेगी। अब बिल्कुल कोराइड के नीचे जो इनर लेयर है हमारे पास, कौन सी इनर लेयर है हमारे पास, रेटिना की। तो इस कोराइडल लेयर ने रेटिना को भी सप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि रेटिना को ब्लड सप्लाई चाहिए, तो इसके अंदर हमारे पास एक खूबसूरत सी रेटिना की लेयर होती है। ठीक है, तो कोराइडल लेयर पूरी आँख को एक तो सप्लाई करेगी 85%, और साथ में जो अंदर वाली इसकी लेयर है ना, अपने साथी को कहेगी तुम मेरे अंदर हो ना, तो चलो मुझसे सप्लाई ले लो, जो इसी अंदर रेटिना वाले को भी इसे सप्लाई कर देगी। ठीक हो गया, तो हमारे पास यही कह रहा है कि हमारे पास बेसिकली ये रेटिना को सप्लाई कर देगी, और ये एक्ट करती है जहाँ पे ब्लड जा रहा था वो थर्मो रेगुलेटर होती है। ठीक है, आँख की हरारत को मेंटेन करना है। अगर किसी वजह से आप कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा बैठे हुए तो आपकी आँख सपोज करें गर्म होगी, तो यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है वो इस हीट को ऑब्जॉर्व कर लेगी। अगर बहुत आप ठंड में चलेंगी, अगर आप सियाचिन में आपकी ड्यूटी लग गई है, ठीक है, हार्ड एरिया आपका लग गया है, तो वहाँ पे आपकी आँख बहुत ठंडी होगी, तो यहाँ से आँख का जो ब्लड की गर्मी है ना, ठीक है, ये आँख अपनी गर्मी इस आँख को दे देगी। ये कोराइडल जो ब्लड वेसल है ना, ये इसको गर्मी दे देंगे, तुम मुझसे गर्मी ले लो, अपनी आँख ठीक रखो। तो ये इसमें मेन मकसद ब्लड सप्लाई, सेकंड पे थर्मो रेगुलेटर है। जब ब्लड मूव करेगा तो थर्मो रेगुलेटर कराएगा। ठीक है, और ये वीनस ड्रेनेज जब वगैरह के वर्टेक्स वेन होती है उसके अंदर जाकर हमारे पास वीनस ड्रेनेज होती है। अब लेयर ऑफ कोराइड कौन कौन सी होती हैं, तो बेसिकली 4 लेयर बुक के अंदर लिखी हुई है, कुछ नए एडिशन के अंदर मैंने 5 लेयर भी एक दफ़ा देखी हुई हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन सी हैं, सबसे जो हमारे पास होती है ना इनर वाली, वो रेटिनल साइड के ऊपर होती है ना, तो अंदर से शुरू कर लो। अंदर से हमारे पास ब्रुक लेयर्स होती है,
फिर कोरियो कैपिलरीज होती है, फिर हमारे पास हेलर और हमारे पास फिर सेटलर होती है। ठीक है, तो हमारे पास ये कह लें कि हमारे पास सबसे इनर जो है ना वो हमारे पास ये वाली है, और सबसे आउटर ये हमारे पास ये वाली हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली ये वैस्कुलर लेयर हो जाती हैं, और बाकी तो इन सिंपल वर्ड अगर कोई पूछ ले 4 लेयर ऑफ दी, अब आपके पास कोराइड की कौन कौन सी हैं, तो आपने अंदर से शुरू कर देना। नंबर 1 पे आपने लिखना है, एक हमारे पास होता है ब्रूच लेयर, BRUCHS ब्रूच लेयर। फिर आपके पास कोरियो कैपिलरीज, कोरियोन कैपिलरी, ठीक है, कोरियो कैपिलरीज लेयर लिख देना है। ठीक है, फिर आपके पास हेलर है, और फिर हमारे पास है सेटलर, सेटलर लेयर। ये कभी कभार 0.5 का आ जाता है कि 4 लेयर, तो BCSH, ठीक है, HCB याद कर लो। ठीक है, तो यूँ करके या कोई निमोनिक बना लेना, HBCS। ठीक है, तो ये हमारे पास ये सेटलर है, हेलर है, ब्रुक है, और हमारे पास कोरियोन का पैरिज हो गया। वो कह रहा है कि मेलिग्नेंट मेलानोमा ऑफ दी कोराइड, यहाँ पे अब कैंसर का कुछ ना कुछ जिक्र, जहाँ पे ब्लड है ना, ठीक है, तो वहाँ पे अगर मेलिग्नेंट मेलानोमा हो गया है तो सबसे ज़्यादा कोराइड की लेयर उसकी इफेक्ट होगी एडल्ट्स के अंदर। ठीक है, जबकि बच्चों में अंदर आँख में रेटिनोब्लास्टोमा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो जिसके अंदर आरबी जीन की म्यूटेशन हो जाती है ना, आपने पैथो के अंदर पढ़ा होगा। बच्चों के अंदर अगर आज मोस्ट कॉमन मेलानोमा, रेटिनोब्लास्टोमा। ठीक है, अगर बड़ों में आ जाए तो हमारे पास है मेलिग्नेंट मेलानोमा, MM जो है ना मेलिग्नेंट मेलानोमा बड़ों में है, जबकि RB जो है ना वो कहते हैं रब के हवाले चल छोटा बच्चा, तो वो हमारे पास रेटिनोब्लास्टोमा छोटे बच्चे के लिए आती है। अब हमारे पास है थर्ड लेयर, तो होपफुली आपका कंसेप्ट अब बिल्ड हो गया। अब इनर मोस्ट लेयर यानी थर्ड लेयर हमारे पास रेटिना वाली है, फाइब्रस वेस्कुलर भी होगी हमारी, इनर अब रेटिना की आ जाती है। रेटिना वो कह रहा है हमारे पास नर्वस लेयर है, प्लेक्सिस ऑफ द नर्व्स जो है ना यहाँ पे होती है, क्योंकि हमारी सारी की सारी लाइट जो है ना वो रेटिना के ऊपर फोकस होनी होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास नर्व के साथ भरी हुई हुई है। ठीक, अब वो कह रहा है कि हमारे पास देखो सबसे आउटर वाली लेयर ये स्क्लेरा थी नीले रंग की, आगे कॉर्निया थी, ये लिम्बस था हमारे पास। फिर मिडल वाली ये हमारे पास था आइरिस, सिलरी बॉडी, ठीक है, और हमारे पास ये पीछे कोराइड, ये सारी की सारी लेयर। इनर वाली ये जो ब्लैक के अंदर मैंने बनाई हुई है हमारे पास रेटिना है, और जहाँ पे वो रेटिना आगे जाके अटैच होती है उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरा सिरेटा। ठीक है, तो ओरा सिरेटा के बारे में बड़ा एग्जामिनर को पूछना पसंद है, व्हाट इज ओरा सिरेटा। तो अपन कहते हैं सर जो रेटिना की लेयर आगे आगे वो सिली बॉडीज के साथ मिल रही है ना, ठीक है, जहाँ से यहाँ कह रहे हैं कि रेटिना स्टार्ट हो रहा है, यू शेप्ड आपको नजर आ रहा है, या उल्टा सी लिख लो, तो सी के जो दोनों पॉइंट्स आगे मिल रहे हैं ना वो ओरा सिरेटा पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, अब वो कह रहा है कि हमारे पास ये एक्सटेंड करती है अप टू मैक्यूला, फोविया सेंट्रल दरमियान वाला फोविया होता है, और बाहर वाला जो होता है ना वो लेयर इसकी सारी की सारी होती है मैक्यूला की। ठीक है, तो मोस्ट सेंट्रल पार्ट जो है ना हमारे पास फोवियो। अगर मैं करूँ ना इस पोर्शन को देखो, यहाँ पे मैंने मैक्यूला बनाया हुआ है। ठीक है, ये सारे का सारा रेड से रख दिए, मैक्यूला है। मैक्यूला के अंदर एक थिन सा पोर्शन होता है जिसे हम फोविया सेंट्रलिस कहते हैं, उसके अंदर बिल्कुल फोविया होता है। तो जो फोविया है ना वो बहुत सेंसिटिव पार्ट है, अगर मैं इसको काट के दिखाऊँ ना तो यूँ करके एक मोटी सी लेयर आएगी, फिर यहाँ पे यूँ करके यूँ। ठीक है, तो ये बाहर वाला सारा हमारे पास जो है ना हमारे पास क्या होगा, मोटी सी लेयर मैक्यूला, और मैक्यूला के दरमियान हमारे पास फोविया सेंट्रलिस है, और बिल्कुल इसके सेंटर के अंदर हमारे पास होता है फोविया। तो फोविया वो कह रहा है मोस्ट सेंसिटिव पोर्शन है, और ये हमारे पास ब्राइटेस्ट पोर्शन ऑफ आई भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, सबसे ब्राइट, शार्प, और हमारे हमारे पास एक्यूरेट इमेज, हमेशा जो भी लाइट यहाँ फोविया के ऊपर पड़ेगी ना, सबसे अच्छी जो है ना वो इमेज आँख के ऊपर, बंदे को सबसे अच्छी इमेज जब वो फोविया के ऊपर पड़ती है तो वो तब दिखाई देती है। तो ये मैंने बात बेसिकली बतानी थी। अब वो कह रहा है कि हमारे पास 10 लेयर है रेटिना की, तो रेटिना की 10 लेयर कौन सी हैं हमारे पास, बेसिकली इसको मेन जो है ना वो 2 लेयर में है, उस 2 लेयर को फिर फर्दर डिवाइड कर दिया है हमने 10 लेयर्स के अंदर। ठीक है, अमूमन इसको ना हम सेंसरी और पिगमेंटरी लेयर के अंदर जो है ना वो डिवाइड करते हैं। अब रेटिना वाला आगे चैप्टर आ रहा है हम देखें, लेकिन मेन जब भी पूछेंगे तो हमने कहना 10 लेयर होती है। 10 लेयर में क्या है, नाम सुन लो, इनर आपने हिस्टो के अंदर बल्कि बनाई भी थी, इनर लाइनिंग लेयर थी, नर्व फाइबर लेयर थी, गैंग्लियन थी, इनर प्लेक्सीफार्म, इनर न्यूक्लियर, मिडल लिमिटिंग, आउटर प्लेक्सीफार्म और आउटर न्यूक्लियर। तो आपके पास कुल मिला के ये 10 लेयर्स जो है ना वो आपके पास बन जाती हैं। और यहाँ पे आपने क्या बताना कि यहाँ पे पास फोटो रिसेप्टर सेल होते हैं, गैंग्लियन सेल होते हैं और बाइपोलर सेल होती हैं। ठीक है, सेल नहीं भूलें आपने, फोटो रिसेप्टर, गैंग्लियन और बाइपोलर। ठीक है, ये सेल इसके ऊपर पास कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमेशा रेटिना से सवाल आता है, रैगमेटोजीनस नॉन रैगमेटोजीनस आगे आ रहा है, वहीं पे देखेंगे हम उसको। यहाँ पे आप सरसरी सा देख लो, लाइट आई सबसे ज़्यादा कॉर्निया ने हमारे पास रिफ्रैक्टिव पावर थी। ठीक है, तो यहाँ पे कॉर्निया ने इसको रिफ्लेक्ट किया, फिर लेंस के ऊपर आई, लेंस से हमारे पास क्या जाएगी, ये रेटिना के ऊपर आ रही है।
ठीक है। सबसे पहले वो हमारे पास यहाँ पे रेटिना के ऊपर, रेटिना से फिर इनर वाली जो फोविया है इसके ऊपर गिरी, वहाँ से फिर रिफ्लेक्ट बैक होके आउटर वाली लेयर के ऊपर आ गई, फिर वहाँ हमारे पास यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट बैक हो, फिर ऑप्टिक नर्व के। ये एक सिंपल 3 ट्रैक मैंने बताया है आपको बताने के लिए किस तरह लाइट जो है ना वो आगे ऑप्टिक नर्व तक जा रही है। ठीक है, आउटर, इनर, फिर हमारे पास वो आगे फर्दर जा रही है। अब सेल कौन से हैं रेटिना के? एक तो हमारे पास होता है रॉड्स और कोन। रॉड्स जो है ना वो रात के लिए होते हैं, कोन्स जो है ना वो दिन के लिए होते हैं। ये अगर ब्लैक एंड वाइट का फ़र्क करना हो, ठीक है, तो वो रॉड्स होते हैं, बाकी कलर के लिए नीला पीला वो कॉर्न्स होते हैं हमारे पास दिन के लिए। सेल कौन से होते हैं? बाइपोलर हो गया, गैंग्लियन, एमाक्राइन और हॉरिजेंटल सेल। तो ये तो आपको फिंगर टिप्स भी आने चाहिए ना, ए बी जी, ए बी जी एच, ठीक है। एमाक्राइन, बाइपोलर, गैंग्लियन और हॉरिजेंटल सेल। बाकी रॉड्स और कोन तो आपको पता है ये न्यूरोनल सेल होते हैं, बाकी नॉर्मल सेल हो गया, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि लाइट जो है ना वो हमारे पास क्या करती है, पेरिस करती है बेसिकली वहाँ से रॉड्स और कोन के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले लाइट जो है ना वो हमारे पास कह रहा है कि लाइट परसीव कौन करता है उसको? रॉड्स और कोन। अगर रात का वक्त है तो रॉड, बाकी फिर कोन। फिर वो ट्रैवल करती है गैंग्लियोनिक सेल के पास। रॉड्स और कोन से वो जाती है गंजों के पास, गैंग्लियोनिक सेल के पास। गैंग्लियोनिक सेल उसको बाईपोलर के पास ले जाती है। वहाँ से वो एमाक्राइन, वो बाईपोलर वो अम्मी के पास ले जाती हैं, एमाक्राइन के पास। अम्मी जो है ना वो हा करती है और वहाँ उसको ऑप्टिक फाइबर के पास, फिर वहाँ से प्रोसेस करती है और विजुअल सेंटर ऑफ द आई के ऊपर वहाँ पे विजुअल इमेज जो है ना बेसिकली मिल जाती है, ठीक है। दिमाग के ऊपर जो विजुअल सेंटर है ना, ठीक है, वहाँ पे जाके वहाँ पे विजुअल इमेज जो है ना हम परसीव कर लेते हैं। रेटिना वो कह रहा है हमारे पास फोटो रिसेप्टर्स है एक, ठीक है, लाइट की सेंसिटिव पोर्शन है। इसका रॉड जो है ना वो हमारे पास पेरीफ्री के अंदर होती है। कोन जो है ना सी से सेंटर, सी से हमारे पास कोन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आता है। रॉड कहाँ पे होते हैं? कोन। कोन जो है ना वो सेंटर के ऊपर होते हैं और ये सिर्फ 6 मिलियन होते हैं। रॉड जो है ना वो हमारे पास, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा देखना होता है, रात की ड्राइविंग मुश्किल होती है, तो वहाँ पे अल्लाह पाक ने जो है ना वो पेरीफ्री के अंदर एक तो रखनी है और 120 मिलियन दे दी है। ये 6 मिलियन है और ये 120, मतलब 114 मिलियन का फ़र्क आ गया, ठीक है। ये रॉड सिर्फ एक ही रात सारी काली होती है ना, तो एक ही टाइप के रॉड्स कर लो, ठीक है। जबकि कौन हमारे पास 3 तरह के होते हैं, जो आपने वो एक पढ़ी थी ना बीमारी भी, ठीक है, तो उसके अंदर क्या था, रेड होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। तो वो हमारे पास डे विजन के लिए होते हैं, जबकि रॉड की नाइट, ब्लैक एंड वाइट के लिए नाइट होती है। ये ऑलरेडी मैंने बता दी है आपको। तो ये डिफरेंस अगर आप पूछ रहे रॉड्स और कौन के बारे में, रॉड्स पेरीफ्री में आर आ रहा है, रॉड में और पेरीफ्री में आर आ रहा है। कौन सी से सेंटर और सी से कौन हमारे पास आ गया, ठीक है। और वो 6 मिलियन है, वो यहाँ पे 3 तरह के, यहाँ पे सिर्फ एक टाइप के होंगे। अब वो कह रहे हैं हमारे पास चैम्बर ऑफ आई के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ओके जी, अब हम ना चैम्बर ऑफ आई के ऊपर आ जाते हैं। आई के कितने चैम्बर हैं? एक हमारे पास एंटीरियर चैम्बर है, एक हमारे पास है पोस्टीरियर चैम्बर। देखो, अब यहाँ पे आई के स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं। एंटीरियर चैम्बर फ्रॉम लेंस टू आइरिस, ये आपका जो लेंस है और इससे आइरिस के दरमियान, ये सारे के सारे एंटीरियर चैम्बर है। पोस्टीरियर चैम्बर फ्रॉम आइरिस टू दी कॉर्निया। सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ होगी। लेंस से आइरिस तक पोस्टीरियर चैम्बर है, आइरिस से कॉर्निया तक एंटीरियर चैम्बर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको यूं कर लो, ठीक है। ये देखो, ये हमारे पास आइरिस है, ये हमारे पास लेंस है। लेंस से आइरिस के दरमियान ये जो इतना पार्ट है ये पोस्टीरियर चैम्बर है, आइरिस से कॉर्निया तक ये हमारे पास कौन सा होगा? एंटीरियर चैम्बर होगा। ईजी हो गया, ठीक है। ये आगे वाला एंटीरियर हो गया और पीछे वाला लेंस से आइरिस तक हमारे पास पोस्टीरियर चैम्बर हो गया। अब वो कह रहे हैं हमारे पास जो है वॉल्यूम क्या क्या होता है, वो 250 माइक्रोलीटर, वो हम बाद में देखते हैं। एंटीरियर चैम्बर एंगल जो है ना, तो इन लेयर के बारे में जो है ना वो ऑस्पी के अंदर हमारे मुझे याद है आज भी आया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो 5 लेयर है उनके नाम लिखने होते हैं, ठीक है। तो एक हमारे पास होती है, यहाँ पे मैंने ये यहाँ पे देख लो, बुक के अंदर भी बनी हुई है, स्कैलन किनाल, स्क्लेरल सपर, ट्रेबेकुलर मैशवर्क, आराइडोस कॉर्नियल एंगल आ गया, और हमारे पास सिलरी बॉडी एक लाइन होती है। ये 5 एंगल बुक के अंदर लिखे हुए, वहाँ से आपने ज़रूर देखनी है, उसको रटा लगा लो, जिस तरह भी करो। पूछा पता क्या जाता है, वो कहते हैं कि स्ट्रक्चर इन दी एंटीरियर चैम्बर, ठीक है। एंटीरियर चैम्बर के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, तो आपने एक लिखनी है, आपके पास होती है SCHWALBE, शॉल्बेज लाइन होती है, ठीक है। नंबर सेकंड पे आपने रखना है ट्रेबेकुलर मैशवर्क, ठीक है। नंबर 3 पे आपने रखना है स्क्लेरल स्पर। नंबर 4 पे एंटीरियर मोस्ट ऑफ द सिलरी बॉडी, एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द सिलरी बॉडी। और नंबर लास्ट पे आपने रूट ऑफ द आइरिस लिख देना है,
तो ये 5 स्ट्रक्चर आपको लिखने के लिए आते हैं। यहाँ पे कहीं खाली जगह हो ना तो मैं उसके यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास आ जाए ना बात कि लिखो जी स्ट्रक्चर इन एंटीरियर चैम्बर और एंगल, ठीक है। एंटीरियर चैम्बर पे आपने सबसे पहले लिखना है एस से, फिर लिखना है टी से, फिर आपने लिखना है एस से, फिर आपने लिखना है ए से, और फिर आपने लिखना है आर, और ये सीक्वेंस यही रहना चाहिए। एस टी एस, एस टी एस ए, सटसा सटसार, यूं करके लिखना। सबसे बाहर आपने लिखनी है सबसे पहले लिखना है श्वेल्बेज लाइन, ठीक है। श्वेल्बेज पढ़ लो या जो भी पढ़ लेना, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर सेकंड पे ट्रैबेकुलर आपके पास मैशवर्क होता है। श्वेल्बेज लाइन ट्रैबेकुलर, फिर हमारे पास स्क्लेरल स्पर होता है, फिर आपके पास एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द सिलरी बॉडी, एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ सिलरी बॉडी, और हमारे पास रूट होती है आयरस की, ठीक है। तो रूट ऑफ द आयरस आपके पास आ जाएगी। मतलब यूं आप कर लो ना, यहाँ पे ये आयरस, यहाँ पे आपके पास सिलरी बॉडी थी, ठीक है। तो यहाँ से शुरू कर लो, शेल्बिस लाइन ट्रेबेकुलर मैशर, यहाँ से वो सारे का सारा निकल जाती है गांचा सारा, ठीक है। शेल्बिस लाइन ट्रेबेकुलर मैशर, फिर स्क्लेरल स्पर, यहाँ पे स्क्लेरा है, यहाँ से स्क्लेरल स्पर याद कर लो, फिर रूट ऑफ द आयरस, ये वाले रूट ऑफ द आयरस, और हमारे पास होती है एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द कौन सी थी, एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द सिलरी बॉडी, ठीक है। ये सिलरी बॉडी है, इसका एंटीरियर मोस्ट पार्ट, रूट ऑफ द आयरस, स्क्लेरस स्पर, ट्रेबेकुलर मैशवर्क नेटवर्क और शेल्बेज लाइन। इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। बेसिकली ये बताने का मकसद क्या है, अब हम हमारी कहानी इसके ऊपर आके खड़ी होती है ना। सिलरी बॉडी से जो है ना वो सारे का सारा एक्वस ह्यूमर बंद करना पोस्टीरियर चैम्बर में जाता है, वहाँ से फिर एंटीरियर चैम्बर में, ठीक है, फिर वहाँ से ट्रेबेकुलर मैशवर्क नेटवर्क में। देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, हमने कहा था कि सिलरी बॉडी के एंटीरियर पोर्शन जो है ना वो सारे के सारे पार्स प्लाइकेटा कट्टे ने, मैंने कहा था पेशाब किया हुआ, जिसे याद हो नहीं बोले वो। तो वहाँ यहाँ पे हमारे पास था लेंस, तो लेंस और आयरस के दरमियान में पोस्टीरियर चैम्बर है, आयरस और हमारे पास आई की तरह एंटीरियर चैम्बर है। तो यहाँ से हमारे पास सबसे पहले पोस्टीरियर चैम्बर में आएगा एक्वस ह्यूमर, पोस्टीरियर से इसने क्रॉस किया प्यूपल को, प्यूपल से पर फिर वो एंटीरियर चैम्बर में आ गया। अब एंटीरियर चैम्बर में जितनी ज़रूरत थी वो आ गई, तो बाकी कहाँ गया, बाकी वो कह रहा है हमारे पास एंटीरियर चैम्बर से ट्रेबेकुलर मैशवर्क नेटवर्क होता है, यहाँ पे आपके पास ट्रेबेकुलर मैशवर्क नेटवर्क होता है, ठीक है। वहाँ से फिर वो ट्रेबेकुलर मैशवर्क, ठीक है, वो केनाल ऑफ स्केलम के पास जाता है, केनाल ऑफ स्केलम से वेन के पास, वेन से सुपीरियर जो आपके पास वेना केवा है, और फिर वो दिल के अंदर हार्ट के अंदर जाके ट्रेन हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले सिलरी बॉडी से निकला पोस्टीरियर चैम्बर, पोस्टीरियर से एंटीरियर चैम्बर, एंटीरियर से हमारे पास कहाँ पे आएगा, तो ये पूछती हैं रूट ट्रेबेकुलर मैशवर्क में, वहाँ से हमारे पास कहाँ जाएगा, केनाल ऑफ स्केलम के पास, मतलब वो नहर में चला गया, नैरो नहर कहते हैं, केनाल ऑफ स्केलम के पास, केनाल ऑफ स्केलम से हमारे पास कौन सी, सुपीरियर वेना के पास, सुपीरियर वेना के पास से हमारे पास हार्ट के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो एट दी एंड इसने दिल के अंदर ही जाना है, एक्वस ह्यूमर की ये होगी, ठीक है। मतलब वीनस रूट के ज़रिए इसने जाना है सारे का सारा। अब हमारे पास वो कह रहा है कि लेंस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो हमने बार बार इतनी बातें कर ली ना, बेचारे लेंस को तो अब छोड़ ही दिया ना, तो लेंस की बात कर लेते हैं। लेंस के अंदर कह रहा है कि बाई कन्वेक्स लेंस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, बाई कन्वेक्स ट्रांसपेरेंट बिल्कुल शीशे की तरह साफ, और ए वेस्कुलर, जिस तरह कॉर्निया था हमारे पास ए वेस्कुलर, कोई उसके ऊपर आपको वेसल नहीं नज़र आई थी, तो ये भी हमारे पास लेंस भी खूबसूरत सा ए वेस्कुलर होगा, ठीक है। अब वो कह रहा है अब इसके अंदर जो है ना वो बाहर बिल्कुल कैप्सूल होता है, फिर इसका कॉर्टेक्स होता है, और दरमियान में हमारे पास न्यूक्लियस होता है लेंस का। अब देखो कह रहा है कि वो हमारे पास पार्ट्स कौन कौन से हैं, एक हमारे पास सेंट्रल पार्ट है लेंस का जिसे हम न्यूक्लियस कह रहे हैं, पेरिफेरी पार्ट है कॉर्टेक्स हो गया, और वो मतलब ये वाला पेरिफेरी कॉर्टेक्स है, और इसको हमने एक चीज़ ने गिर्द किया हुआ, कवर किया हुआ, जिसे हम कह रहे हैं कैप्सूल है इसका, ठीक है। मतलब कैप्सूल के अंदर वो मेडिसिन होती है ना, तो दरमियान में न्यूक्लियस डाल दो, उसके बिल्कुल बाहर कॉर्टेक्स का उसको कवर करने के लिए आपने कैप्सूल लगा दिया, इतनी सी बात है। लेंस की कंपोजिशन के एमसीक्यू बेतहाशा आया हुआ है, पानी है, निरा पानी है, निरा पानी है, और साथ में प्रोटीन है, ठीक है। पी से पानी, पी से प्रोटीन, तो 2 पी हो गया। पानी मतलब वाटर 65% है, और 35% वो कह रहा है प्रोटीन है, और कुल मिला के 100% आपका लेंस बन गया, और कुछ भी नहीं होता इस लेंस के अंदर, ठीक है। वो कह रहा है लेंस बॉडी में वो वाहिद चीज़ है जो कि 35% बॉडी में कोई और चीज़ नहीं नज़र आई साइंसदानों को कि जिसके अंदर 35% प्रोटीन हो।
लेंस जो आँख का है, अल्लाह पाक ने इसके अंदर 35% जो है ना प्रोटीन डाली हुई है इसकी कंपोजिशन में, ठीक है। और प्रोटीन कौन सी है? क्रिस्टलिन है, ठीक है। इस तरह इसलिए तो हमने लेंस को नाम दिया क्रिस्टलाइन लेंस। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्रिस्टलिन प्रोटीन है, तो इसी वजह से उसने हमने कह रहा क्रिस्टलाइन लेंस हमने दे दिया। ये एक इंपॉर्टेंट MCQ है, कौन सी प्रोटीन है? क्रिस्टलिन। अब वो कह रहे हैं फंक्शन क्या है लेंस का। बच्चे को पता है ट्रांसमिट करना है, रिफ्लेक्ट करना, फोकस करना लाइट को। जब लाइट आई है तो ठीक है, तो उसको अपने आपने फोविया सेंटर फोविया के ऊपर जाके रेटिना के ऊपर फोकस करना, ठीक है। हेल्प इन अकोमोडेशन, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी हमने क्या था, कॉर्निया की जो हमारे पास थी ना, वो पावर कितनी थी? वो 43 डायोप्टर थी, ठीक है। जबकि हमारे पास 48 डायोप्टर थी, सॉरी। जबकि हमारे पास लेंस की जो नहीं थी वो हमारे पास थी 19 डायोप्टर। कुल मिला के 60 डायोप्टर की मोर और लेस बनती है ना, तो उसकी उसके अंदर वो कह रहे थे हमारे पास। तो ये तकरीबन जो है ना वो कह रहे थे पूरी आँख का 30% जो है ना वो लेंस, 70% कॉर्निया था, 30% जो है ना वो लेंस जो है ना वो रिफ्रैक्टिव पावर दे रहा है, ठीक है। 19 डायोप्टर रिफ्रैक्टिव पावर होती है इसकी। एक मिनट, इसको मैं कंफ्यूज कर गया हूँ। हमने लास्ट में ही पढ़ा था 43 डायोप्टर्स होती हैं, ठीक है। देखो ना, यहाँ पे हमने ये देखो 60 डायोप्टर, कहीं पे 63 लिखा हुआ है, कहीं पे 60 लिखा हुआ है। 43 डायोप्टर हमने कॉर्निया से लेनी है, जबकि 19 डायोप्टर आपने लेंस से लेनी होती है, ठीक है। तो ये कुल मिला के जो है ना 60 से 63 डायोप्टर तक आगे पीछे बन जाती हैं, तो वो कुछ एडजस्ट भी हो जाती हैं। तो अगर कॉर्निया का MCQs आए तो आपने 43 डायोप्टर लगाना है, लेंस का है तो 19 डायोप्टर लगा लेना है। ओवरऑल आई की 60 अगर लिखी हो या 63 लिखती है कहीं पे, तो वो मैटर नहीं करता, ठीक है। लेंस वगैरह हमारे पास एवेस्कुलर होता है, इसके अंदर जो है ना वो ब्लड सब जो है न्यूट्रिशन होते हैं वो हमारे पास कहाँ से आते हैं? एक्वस ह्यूमर से हमारे पास बेसिकली आ जाएगी सारी की सारी। ज़ाहिर बात है, यहाँ पे जो हमारे पास सारे एक्वस ह्यूमर था, ठीक है, ये वाला आगे वाला, इसने जो है ना वो यहाँ से सिल्वरी बॉडी से निकला, तो यहाँ पे जो पोस्टीरियर चैम्बर में एक्वस ह्यूमर था, इसी ने लेंस को जाकर सप्लाई कर दिया, ठीक। ये बात हमारे पास होगी। अब लेंस जो कह रहा है बाइकन्वेक्स है, इसके जो है ना एक जो पीछे वाला हिस्सा होता है इसे हम पोस्टीरियर कैप्सूल कहते हैं, आगे वाला जो होता है ना उसके हम एंटीरियर कैप्सूल कहते हैं। पोस्टीरियर वाला बहुत थिन होता है, ठीक है, जबकि आगे वाला मोटा होता है। मोटे पहलवान आगे रखने हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास एपिथेलियल सेल हो गए, मैंने पिंक से बनाए हुए हैं, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि हमारे पास कहता है यहाँ पे पास लेंस एपिथेलियल सेल इनको कहते हैं। अगर लेंस के ऊपर थोड़ी बहुत डैमेज होगी तो ये लेंस एपिथेलियल सेल उसको रिकवर कर देंगे। फिर वो कह रहा है हमारे पास लेंस के ऊपर कुछ फाइबर्स भी होते हैं जो कि इसको ना बल्कि मोटा कर देते हैं, ठीक है। और वो ओनियन लाइक पैटर्न में होता है। ओनियन किस तरह होता है? यूँ यूँ यूँ, जिस तरह आप प्याज छीलते हैं तो आपको यूँ करके मिलता है ना, तो ओनियन लाइक पैटर्न के अंदर आपको लेंस मिल जाता है। अच्छा, अब लेंस की देखो ये सपोर्ट किस तरह है। नीचे आपको ये ट्रायंगुलर शेप सिल्वरी बॉडी नज़र आ रही है, ऊपर आपको ये सिल्वरी बॉडी नज़र आ रही है, और ये रस्सियाँ आपको लटकती हुई नज़र आ रही है, जिसे हम आयरस कह रहे थे, सिल्वरी बॉडी। और यहाँ पे देखो, अब इनके दरमियान लेंस किस तरह सस्पेंड है? कुछ ना कुछ रस्सी तो लगानी पड़ेगी ना लेंस को लगाने के लिए। तो ये लेंस पड़ा हुआ है, अल्लाह पाक ने इसके लिए सस्पेंसरी लिगामेंट जो है ना वो हमारे पास सस्पेंसरी लिगामेंट वो दे दिए हैं, जो कि लेंस को यहाँ से भी पकड़ के रखते हैं, यहाँ से भी, और उसको सिल्वरी बॉडी के साथ जाके मिला देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बेसिकली कह रहा है कि सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो होते हैं ना वो हमारे पास आ जाती हैं। अब हमारे पास आ जाती है विट्रस ट्यूमर की बात है। विट्रस ट्यूमर कहाँ पे पड़ा था आपने? विट्रस ट्यूमर जनाब हमारे पास लेंस के बिल्कुल पीछे, ये जो खाली जगह है ना यहाँ पे, आगे हमारे पास एक्वस था, पीछे हमारे पास विट्रस ट्यूमर होगा, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे एक्वस लिख दें, यहाँ पे विट्रस, वो गलत हो जाता है। विट्रस हमेशा पीछे लिखना है, एक्वस हमेशा आगे लिखना है। देखो ये देखो मैंने बनाया भी, और आपको यहाँ पे, यार जब भी वीडियो बनाने लगते हैं ये आदत है। ओके, ठीक है। तो विट्रस ट्यूमर वगैरह बिटवीन दी लेंस और रेटिना, यहाँ पे रेटिना है, यहाँ पे लेंस है, तो लेंस और रेटिना के दरमियान जो जितना भी खाली जगह वहाँ पे आपका विट्रस ट्यूमर पड़ा हुआ है। अब ये बेसिकली क्या है? ट्रांसपेरेंट है, साफ सुथरा है, और हमारे पास जेल लाइक कंसिस्टेंस, जिस तरह जेली होती है ना, ठीक है, वो इधर उधर मुड़ जाती है, तो आँख ने जब मुड़ना है तो ये भी जेल की तरह जो है ना आगे पीछे फिसल जाता है। इसका वॉल्यूम कितना है? 4 ml है। हमने अभी तक क्या डिस्कस किया? 30 ml के अंदर जो है ना ऑर्बिट के अंदर 6 ml की आई पड़ी हुई है। उस 6 ml की आई के अंदर से 4 ml किसके पास चला गया? विट्रस ट्यूमर के पास। तो विट्रस ट्यूमर ने एक बड़ी आँख का पोर्शन बना दिया, जो इतनी बड़ी आँख नज़र आ रही है ये 6 ml की है। छक्का लगा, आँख के ऊपर गेंद लग गई, 6 ml की, ठीक। फिर उस 6 ml को हमने जब खोल के देखा तो 4 ml तो इसके अंदर विट्रस ट्यूमर था। ये इतना मोटू सा जो है ना, ये 4 ml का है। ये भी एक MCQ होता है। अब इस 4 ml के अंदर क्या क्या कंपोजिशन है?
99% पानी पानी, ट्रांसपेरेंट हमने कहा तो पानी पानी हो गया। और साथ में वो कह रहे हैं हाइलुरोनिक एसिड, ये एमसीक्यूज था एक दफ़ा कि हाइलुरोनिक एसिड कहाँ पे होगा, तो आपने बताया कि ये हमारे पास विट्रस ह्यूमर के अंदर आपके पास हाइलुरोनिक, कुछ कोलेजन के फाइबर 1% से भी कम जो है ना वो कर देना। फिर कह रहे हैं आँख में सबसे ज़्यादा हाइलुरोनिक एसिड जो है ना वो हमारे पास होता है कि विट्रस ह्यूमर में। तो सबसे ज़्यादा अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि हाइलुरोनिक एसिड कहाँ पे है, तो आपने विट्रस ह्यूमर में हाइलुरोनिक एसिड डाल देना है, ठीक है। और बॉडी में जो है ना वो हमारे पास कह रहा है कि अगर पूरी बॉडी में देखा जाए तो वो टिश्यू के कोलेजन के अंदर पाया जाता है, ये बात याद करें। फंक्शन क्या है, अल्लाह पाक ने इतना बड़ा जो ये हमारे पास दे दिया, यहाँ पे हमारे पास लेंस था, ठीक है, या इतना बड़ा जो 4 ml का दे दिया, इसका फंक्शन जो होगा ना शॉक अब्जार्बर है, जब झटके लगते हैं, ठीक है। अब झटके किस तरह लग सकते हैं, अगर आपने कोई जंपों वाली सड़क पे जा रहे हैं, भाग रहे हैं, सुबह सुबह वो रनिंग जो करवाते हैं 1 माइल होगा, भाग रहे हैं, आँख को ऊपर चोट ना लगे, तो ये शॉक अब्जार्बर है। ऑप्टिकल मीडिया मेंटेन करता है आँख की शेप को, एक शेप को, और दूसरा शॉक है, ठीक है। प्रोडक्शन जो है ना वो कह रहे हैं कि हमारे पास ये कभी इसकी जो है ना ये बन गया ना एक दफ़ा, तो इसकी कभी ड्रेन नहीं होना। एक्वस ह्यूमर तो हमने कहा था ना वो किनाल ऑफ स्कैलम से मैशवर्क और किनाल ऑफ स्कैलम से सुपीरियर वेना केवा से वो हमारे पास दिल के पास जा रहा था, एक्वस ह्यूमर की बात कर रहा हूँ। विट्रस ह्यूमर के अंदर कोई ऐसा सीन नहीं है, ये जेल एक दफ़ा बन गई है तो ये ऐसे ही पड़ी रहेगी, ये कभी ड्रेन नहीं होगी, ठीक है। तो अटैचमेंट इसकी देख लो, आगे हमारे पास लेंस जहाँ पे मिल रहा था ओरा सिरेटा है ना, तो ओरा सिरेटा से शुरू होकर पीछे सारी की सारी ऑप्टिक डिस्क जो है ना रेटिना वाली वहाँ तक जाके आपके पास ये अंदर यूँ करके पड़ा हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक्वस ह्यूमर की बारी आ रही है। एक्वस ह्यूमर कहाँ से प्रोड्यूस होता है, पार्स प्लाइकेटा से, ठीक है। तो पार्स प्लाइकेटा मतलब मैंने कहा था कट्टे ने पेशाब कर दिया है, तो कट्टे से याद कर लो आप, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे पार्स प्लाइकेटा आगे वाला जो था, कट्टे ने आगे से पेशाब किया और वो एक्वस ह्यूमर बन गया, ठीक। तो वो यही कह रहा है कि हमारे पास पार्स प्लाइकेटा नहीं, ये हमेशा बात कन्फ्यूज़ करती है कि कौन प्रोड्यूस करता है, पार्स प्लाइकेटा करता है, प्लाना कभी नहीं करेगा, ठीक है। और ये हमारे पास नॉन पिगमेंट्री, इसके बाद एपिथेलियल सेल होते हैं जो कि इसको रीजनरेशन। फिर वो कह रहा है कि हमारे पास 70% सेल्फ सक्रीशन होती है, 30% वो कह रहे हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और हमारे पास डिफ्यूजन के ज़रिए हमारे पास हो जाता है। पर मिनट की अगर बात करें तो 2.5 माइक्रो लीटर पर मिनट जो है ना वो हर मिनट के अंदर पर 1 मिनट गुजरा है ना, तो 2.5 माइक्रो लीटर बन गया है एक्वस ह्यूमर आपकी आँख के अंदर, ठीक। अब वो आउटफ्लो कितना हो रहा है, सिर्फ 0.2 हो रहा है, बाकी वो मेंटेनेंस के अंदर रह रहा है। 0.2 आँख आहिस्ता आहिस्ता उसको दिल के पास भेज रही है, ठीक। अब एक दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ था, कंपोजिशन बताएं बिटवीन द ब्लड एंड एक्वस ह्यूमर। हालांकि एक्वस ह्यूमर के अंदर भी प्रोटीन और ग्लूकोज है, ब्लड के अंदर भी प्रोटीन और ग्लूकोज है, लेकिन जब हमने देखा तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज और प्रोटीन ज़्यादा थी, एक्वस ह्यूमर के अंदर प्रोटीन और ग्लूकोज कम थी। लेकिन एस्कॉर्बेट और लैक्टेट ले, ठीक है, ये एक्वस ह्यूमर में ज़्यादा था, एस्कॉर्बेट और लैक्टेट ब्लड के अंदर बनिस्बत कम था। हमने 1 ml एक्वस ह्यूमर ले लिया और 1 ml हमने ब्लड ले लिया, चेक किया इसके अंदर भी ग्लूकोज था, ठीक है, ब्लड के अंदर भी ग्लूकोज था, लेकिन ब्लड के अंदर कंसनट्रेशन हाई थी 1 ml के अंदर। लेकिन जब हमने एस्कॉर्बेट और लैक्टेट देखा तो वो एक्वस ह्यूमर के अंदर ज़्यादा था, ब्लड के अंदर बनिस्बत कम था। तो इस तरह हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं 2 सैंपल को, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर वो कह रहा है हमारे पास फेट क्या है इसकी, फेट वो कह रहा है कि हमारे पास सिलरी बॉडी से पोस्टीरियर चैम्बर से एंटीरियर चैम्बर, ट्रेबेकुलर में केनाल ऑफ स्केलम से वेन, एपिस्क्लेरल वेन से हमारे पास वो हार्ट के अंदर चला, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है। यहाँ से कट्टे से हमारे पास बना पोस्टीरियर चैम्बर से एंटीरियर चैम्बर, यहाँ से मेशवर्क नेटवर्क केनाल ऑफ स्केलम से हमारे पास एपिस्क्लेरल वेन, वहाँ से हमारे पास सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा से दिल के पास जा रहा है। अब एक क्वेश्चन आया था एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर के बारे में, थोड़ा सा फ़र्क बता दें। ये एक्वस ह्यूमर है ना, ये कहाँ से बन रहा है, पार्स प्लाइकेटा, कट्टे से, यानी सिलरी बॉडी का जो पार्स प्लाइकेटा वहाँ से ये निकल रहा है, कॉन्टीन्यूसली प्रोड्यूस हो रहा है और ड्रेन हो रहा है। हर मिनट 2.5 माइक्रोलीटर बन रहा है और 0.2 निकल रहा है। हर मिनट बन भी रहा है, निकल भी रहा है, दिल को भी सप्लाई हो रही है। जस्ट लाइक ब्लड है, थोड़ी सी कंपोजिशन लैक्टेट और अस्कॉर्बेट के अंदर डिफरेंस है, बाकी है काम क्या है, न्यूट्रिशन देना है लेंस को। विट्रस ह्यूमर जब बच्चा पैदा होता है तो बाय बर्थ आपके पास आता है, यहाँ पे कोई इसकी ड्रेनेज नहीं है, कोई सक्रीशन नहीं है, एक दफ़ा बन गया तो बस बन गया। 95% इसके अंदर पानी होता है और बाकी 1% हाइलुरोनिक एसिड और कुछ कोलेजन होते हैं। यहाँ पे क्या था, ग्लूकोज था,
प्रोटीन था, लैक्टेट था, एस्कॉर्बेट था। यहाँ पे क्या है, सिर्फ पानी है और हमारे पास हाइलुरोनिक एसिड है। और ये शॉक अब्ज़ार्बर है और आई की शेप को मेंटेन करता है, और इसने कोई लेंस को कोई प्रोवाइड नहीं करनी इस तरह की चीज़ जो हमने इसमें अंदर देखी है। ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंस है। अगर इतना लिख दोगे एग्जामिनर की आँख यूँ ब्लिंक कर जाएगी। अगर हो सके तो आई की छोटी सी जल्दी से डायग्राम बना के आगे एक्वस पीछे विट्रस भी दिखा देना। अब हमारे पास है जी ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई जो है ना आँख को ऑप्थेल्मिक आर्टरी जो इंटरनल कैरोटिड की ब्रांच होती है ना, देखो कॉमन कैरोटिड, एक्सटर्नल कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड। ठीक, इंटरनल कैरोटिड की फिर हमारे पास ऑप्थेल्मिक होती है, ऑप्थेल्मिक की एंटीरियर ऑप्थेल्मिक होती है और पोस्टीरियर ऑप्थेल्मिक होती है। तो सेंट्रल ऑप्थेल्मिक की एक ब्रांच है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, CRA। आँख है ना तो ऑप्थेल्मिक से याद कर लो ना। सेंट्रल रेटिनल आर्टरी जो है ना वो सिर्फ हमारे पास ओनली इनर लेयर ऑफ द रेटिना को सप्लाई करती है। बाकी वेन में हमारे पास सेंट्रल रेटिनल वेन CRV, इसकी ऑक्लूजन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहाँ पे कॉटन वूल स्पॉट और वो हम आगे देख लेंगे। ड्रेन करते हैं जो वर्टेक्स है वेन, ड्रेन करता है सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन और वहाँ से फिर हार्ट के अंदर चले जाते हैं। नर्व सप्लाई कौन सी है, 6 क्रेनियल, 2 3 4 5 6 7, ये सारी की सारी जो है ना आँख को कहीं ना कहीं सप्लाई कर रही हैं। ये सिंपैथेटिक से, पैरासिम्पैथेटिक वो कह रहे हैं थर्ड क्रेनियल नर्व से ट्रैवल कर देती है और वो अकोमोडेशन में हेल्प करती है और पीपल की कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देती है। बाकी सिंपैथेटिक सप्लाई जो है ना वो फिफ्थ क्रेनियल नर्व से हमारे पास होती है, जो कि मेड्रेसिस प्यूपल को डायलेट करवाने के लिए या फिर स्वेट ग्लैंड और वहाँ पे जो भी है उसको कंट्रोल करती है। एंड नेक्स्ट भी वो कह रहे हैं सिंपैथेटिक में हमारे पास मेड्रेसिस, मतलब जब आपने प्यूपल को फैलाना होता है, सप्लाई करता है मूलर मसल को। आँख के अंदर कुछ मूलर मसल होते हैं जो कि अपर आईलेड के अंदर होते हैं। ठीक है, उसको ऊपर करता है। ठीक है, अपर आईलेड के ऊपर कुछ मूलर मसल होते हैं जो कि आँख को टासिस से बचाते हैं, मतलब आईलेड की ड्रॉपिंग नहीं होने देते। अगर इसकी हमारे पास डैमेज हो जाए तो हमारे पास टासिस हो जाता है। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं कि कुछ टार्सल प्लेट होती हैं, उसको वो लोअर आईलेड के अंदर होती हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास लोअर डाउन करती नीचे, उसको नीचे ले जाने के अंदर टार्सल प्लेट के अंदर। अगर ये डैमेज होगी तो लोअर आईलेड जो है ना वो अंदर की तरफ चली जाएगी और हमारे पास एंट्रोपियन हो जाएगा। आगे एक कंसेप्ट हो रहा है एंट्रोपियन और एक्सट्रोपियन का। अगर तो हमारे पास सिंपैथेटिक सप्लाई मूलर मसल की चली गई है तो टासिस हो जाएगा। अगर टार्सल प्लेट की चलेगी तो हमारे पास एंट्रोपियन हो जाएगा, मतलब वो नीचे वाली जो है ना आँख वो अंदर की तरफ मुड़ जाएगी। रिलेटिव इंडेक्स ऑफ द आई कितना है, 60 डायोप्टर है ओवरऑल, 43 डायोप्टर कॉर्निया देता है, 19 डायोप्टर लेंस देता है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। आई का वॉल्यूम अगर कोई पूछ ले 30 ml है ओवरऑल। ठीक है, टोटल आई का वॉल्यूम। आई बाल का अगर पूछ ले, ठीक है, आई बाल, तो आई बाल हमारे पास कितनी थी, 6 ml थी। उस 6 ml में से 4 ml कौन सा था, विट्रस ह्यूमर था। टोटल आई का वॉल्यूम 30 है। आई बाल का पूछ रहा है तो बाल से मैंने कहा छक्का लगाया और गेंद आँख पे लग गई है, तो आई बाल हमारे पास कितनी होगी, 6 ml की। ठीक है, टोटल आई का वॉल्यूम 30 ml है। ठीक है, 6 ml में से 4 ml आपके पास विट्रस ह्यूमर आ जाता है। ठीक है, बाकी वो कह रहे हैं एंटीरियर चैम्बर के अंदर जो है ना वो 250 माइक्रोलीटर होता है, जबकि कॉर्नियल सैक के अंदर 35 माइक्रोलीटर है, और आई ड्रॉप्स जो है ना वो हमारे पास 50 माइक्रोलीटर के होते हैं। बाकी एक्वस ह्यूमर पर मिनट में 2.5 माइक्रोलीटर, जबकि वो ड्रेनेज कितना होता है 0.2, और फोविया का डायमीटर आपके पास कह रहा है कि हमारे पास जो है ना 1.5 mm होता है। कभी कभार पूछ ले तो बता देना, वरना इतना नहीं पूछते। ठीक है, तो ये था अभी तक के लिए। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं आईलेड के ऊपर, प्रॉपर चैप्टर के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। अभी तक अगर आप पूरी आई को निचोड़े ना तो ये इतना हमने कॉन्सेप्ट बताना बहुत ज़रूरी था। ये उनके लिए है जो अभी तक जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। ठीक,